हमारे YouTube चैनल SK हिंदी नॉवल स्टोरी पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मनोरंजक, जानकारीपूर्ण और खास कंटेंट मिलेगा जो आपके लिए बनाया गया है। सीखने, जानने या मस्ती करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए इस सफ़र की शुरुआत करें। च21 रहस्य का खुलासा। महागुरु कृष्णकांत प्रलय और मधुदेव को लेकर अपने निवास स्थान पर आ गए थे, जिस जगह पर पूरे साम्राज्य के काबिल और शक्तिशाली योद्धा रहते थे और प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। प्रलय और मधु को एकांत में छोड़कर कृष्णकांत जी चले गए थे। एक तरफ उनके चेहरे पर खुशी और दिल में संतुष्टि थी तो दूसरी तरफ उनके चेहरे पर परेशानी की लकीर भी थी। जिन लोगों ने उन बातों को सुना था वो सभी बातें उनके लिए किसी दिए गए सदमे से कम नहीं थी, खासकर उन ड्रैगन साम्राज्य और ड्रैगन किंगडम के लोगों के लिए। महाराज बिंदुसार और महारानी तारा का बेटा जीवित है, ये खबर किसी को भी हिला देने वाली थी। चारों किंगडम में ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि उनका बेटा मरा नहीं था, उसको बचा लिया गया था। मधुदेव उसका पालन पोषण कर रहा था। अब जैसे जैसे जानकारी बाहर आती गई उस जगह पर लोगों की चहलकदमी बढ़ गई। ये ड्रैगन किंगडम के वर्तमान देव सम्राट के लिए एक जिंदगी की सबसे बुरी खबरों में से एक थी, साथ में उसके साथ देने वालों लोगों के लिए भी एक सदमा था। चारों किंगडम के लोगों में से कुछ लोग उसको मारना चाहते थे तो कुछ उसके जीवन रक्षा के प्रति वचन ले हुए थे। ऐसे लोगों को उम्मीद का सूरज फिर से उगता हुआ दिखाई दे रहा था। प्रलय ने अपने बाबा मधुदेव से अपने परिवार की सच्चाई पता चल चुकी थी, कैसे उसके माता पिता को मार दिया गया था, कैसे कैसे क्या हुआ। सब घटनाक्रम जानने के बाद भी उसके चेहरे पर असीम शांति थी। उसने अपने बाबा को उस रात कुछ साधना विधि बताई और खुद ही उसको सिखाने लगा था। उसने दिव्य फल दिव्य फूल खाने को दिए और उनकी साधना आधार को प्राचीन देवीय शरीर मेरु शोधन विधि का प्रयोग करना सिखाया। और एक दिन की दर्दनाक प्रक्रिया के बाद जब वो उसको आत्मसात कर चुके तो उनको साधना में ही बैठा हुआ छोड़ दिया और खुद फिर उस राजमहल निवास से बाहर आ गया। बाहर निकलकर वो सड़कों पर घूमने के लिए निकल पड़ा। वो जल्दी ही उस स्थान विशेष से सामान्य जगह पर उतर आया था। वो देख रहा था उस जगह ऊंचाई पर दो ही जगह बनी हुई थी जो विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी, जबकि उसके नीचे के पहाड़ी जंगल और उस जगह पर बने हुए बिल्डिंग भवन को देखते हुए नीचे की तरफ साम्राज्य में घूमने के लिए आ गया था। बहुत सी निगाहें उसका पीछा कर रही थीं। वो आराम से चलता हुआ उन रास्तों से गुजरता हुआ बाजार की भीड़ में आ गया था। उसके कपड़े देखकर कुछ लोग जगह दे रहे थे। वो घूमता हुआ सभी जगह को देखने लगा था। उसने उस जगह को अच्छी तरह एक दिन में घूम लिया था। फिर वापस वो उड़ता हुआ कुछ ही देर में उस जगह आ गया और नीचे उतर गया और उसी के साथ उसके गरुड़पंख गायब हो गए थे उसके शरीर में। उतरने के बाद वो वापस अपने राजमहल में आ गया था। उसने आकर देखा कि उसके बाबा अभी भी साधना करने में लगे हुए थे। तभी उसके पास कृष्णकांत जी का आना होता है। वो उसको अपने साथ लेकर जाते हैं और कुछ दूर उड़ान भरने के बाद उनको एक छात्रों का विशालकाय प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ था। इस समय उस जगह पर सभी लोग मौजूद थे। हर किंगडम के गुरु और साम्राज्य के सम्राट आए हुए थे। आगे वो सभी लोग बैठे हुए थे और मंच पर वो 12 लोग बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए थे। उनकी उसी दिशा में एक तरफ 3 विशाल भव्य मूर्तियां बनी हुई थीं जो अपनी भव्यता को दर्शा रही थीं। उसके आगे वेदी बनी हुई थी जिसके ऊपर हवन कुंड था। उसमें बैठे हुए लोग मंत्रों का जाप कर रहे थे जिसके कारण उस जगह पर पवित्र ऊर्जा का वातावरण में संचार हो रहा था। उसकी के साथ उसके आगे बना हुआ पारदर्शी गोला अंदर से रोशनी ऊर्जा से भरता जा रहा था। और कुछ एक घंटे के बाद हवन जब खत्म करने के कगार पर आ जाता है तो कृष्णकांत प्रलय को उसके सर पर हौंत रखते हुए कहते हैं, जाओ अपने खून की एक बूंद उस गोले पर डालो और स्वर्ग का दिव्य द्वार खोलकर उसमें प्रवेश करो। प्रलय उनकी बात को मानते हुए आगे बढ़ जाता है और अपने रक्त की एक बूंद उसके ऊपर टपका देता, जिसके कारण उस गोले में अजीब हलचल होने लग जाती है और वो बूंद गोले में मौजूद सभी शक्तियों को सोख लेती है और उस गोले से 3 खून की बूंदें बन जाती है और एक तेज रोशनी के साथ उन मूर्ति का गोला फूट जाता है और उसमें से निकलकर तीनों मूर्तियों के अंदर चला जाता है, जिसके बाद एक भयानक गर्जना होती है। आसमान में 3 गर्जनों के बाद वो मूर्ति ही टूट जाती है और उनके सामने एक ऊर्जा द्वार बना हुआ प्रकट होता है। प्रलय अपने कदमों को आगे बढ़ता हुआ उसमें प्रवेश कर जाता है और उसके बाद वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। उस जगह पर आए हुए लोगों को आश्चर्य और झटके सदमे के साथ मिलते जा रहे थे। कुछ देर के बाद सभी को महसूस होता है जैसे भूकंप आ रहा हो, हर जगह की जमीन हिल रही थी। यही हाल ब्राह्मण के अन्य लोकों में था। एक शक्तिशाली तरंग ने पल भर में सभी को हिला दिया था। कृष्णकांत महागुरु खुद अपना मुंह को खोले खड़े हुए थे। ये कैसे हो सकता है? इधर वो मूर्ति दोबारा से निर्माण प्रक्रिया से गुजरकर तैयार हो गई थी, उसी जगह पर पहले की तरह हो गई थी। उसके बाद उस जगह पर कई और लोगों का शक्ति जागरण प्रक्रिया को कराया गया, जिनमें कुछ लोग सफल हुए तो कुछ असफल हो गए थे। ये प्रक्रिया चलती गई और छात्रों का शक्ति का जागरण होता जा रहा था। सभी को उनकी योग्यता और शक्ति के हिसाब से दिव्य शक्तियां प्राप्त हो रही थीं। सभी लोग 1-2 घंटे में बाहर आ रहे थे, जबकि प्रलय का अभी तक कोई अता पता नहीं था। समारोह आयोजित किया गया था, वो भी खत्म होने के कगार पर आ गया था। पूरा महीना वो समारोह चला था। आखिर में आखिरी दिन को शाम को प्रलय हवा में ऊर्जा द्वार बनाकर प्रकट हुआ था। उसकी आभा बदल चुकी थी। उसके बाल अब गुलाबी, नीले, पीले, सफ़ेद हो चुके थे। उसकी कदकाठी को देखकर ही उसकी शक्ति का अंदाजा लोग अपने अपने मन के मुताबिक लगा रहे थे।
उसके आने के बाद कुछ ही देर में एक आदमी और उस जगह प्रकट हो गया। ये भूमिदेव थे जो एक फिर से अपनी चर्म शक्ति को बढ़ाकर प्रकट हुए थे। प्रलय ने उनकी तरफ देखा और उनके पैरों को आगे बढ़कर छूने के लिए आगे बढ़ गया। उन्होंने उसे कृष्णकांत जी को प्रणाम और पैर छूने के लिए बोला। प्रलय ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। फिर मधुदेव देव ने उन 12 लोगों की तरफ इशारा किया और वो उनकी तरफ चला गया और सभी को झुककर प्रणाम किया और सभी लोगों का आशीर्वाद लेने लगा था। वो सभी देख पा रहे थे उसके अंदर की शांति और भावशून्यता जो आने वाले तूफान की निशानी थी। उस समय खुशी का माहौल बन चुका था, सभी लोग खुश थे। फिर कृष्णकांत ने सभी को अपनी तैयारी और अपनी शक्तियों पर नियंत्रण करने के बारे में समझाया और उनको 1 साल के बाद खुलने वाले देव अमृत भूमि पर अपने आप को तैयार होने के लिए बोला। सभी छात्र खुशी खुशी अपने अपने आचार्यों के साथ वापस जाने लगे थे, जो ऊपरी और निचले क्षेत्र और उसके निचले क्षेत्र में रहते थे। तभी उस जगह पर हरे कपड़े पहने हुए महागुरु आचार्य नागेश आए और हंसते हुए बोले, अरे कृष्णकांत, अब इसको छोड़ भी दो, हमें भी महाराज बिंदुसार के लाडले से मिलने और सिखाने का मौका दो। फिर नागेश ने कहा, महागुरु नागेश, महारानी तारा आपकी बेटी की तरह थी तो आप तो नाना लगे और भला मैं कौन होता हूँ नाना पोते के बीच में आने वाला। उसकी बात पर दोनों ही हंसने लगे थे। फिर उन्होंने कुछ सोचकर कहा कि तुम्हारी साधना सूर्यमंडल में फिर से बहाल हो गई है और पहले से अधिक मजबूत और शक्तिशाली नजर आ रहे हो। इसका मतलब हमारे नाती ने अपने बाबा की परेशानी हल कर दी है। मधुदेव के कुछ न बोलने पर उसके चेहरे की मुस्कान को देखकर नागेश हंस पड़े। तभी उनके पास कुछ और लोग आए मिलने के लिए। कुछ लोग वापस चले गए थे जरूरी काम की वजह से। वो लोग प्रलय को नागेश के साथ जाने का बोलकर खुद उस जगह से वापस चले गए थे। जब प्रलय को पता चला था कि वो उसके नाना लगते हैं, उसको अपनेपन का भाव महसूस कर रहा था। नागेश उसको लेकर अपने विभाग क्षेत्र में आ गए थे जो करोड़ों मील दूर का दायरा ले हुए थे। 22 आश्रम का पहला दिन। नागेश अभी प्रलय को लेकर उस जगह पर आई ही थे, तभी 3 रोशनी आकर उनके सामने रोशनी में खड़ी रही। नागेश जब देखा कि 3 रोशनी सफ़ेद रंग के प्रकाश पुंज में खड़ी हो जाती है, उनके अंदर धुंधली परछाई नजर आ रही थी। गोलों में हर गोला बाहर से सफ़ेद ऊर्जा से चमक रहा था। उनको देखकर नागेश उनको बोलते हैं, गौरी, पार्वती, उमा, तुम्हें इस तरीके से खड़ा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग अपनी शिकायतें मुझसे बाद में भी कर सकती हो। उनकी बातों को सुनकर तीनों गोले मानव आकृति में बदल जाते हैं और उनके सामने 3 लड़कियां राजसी पोशाक पहने हुए प्रकट हो जाती है। नागेश उनको देखकर कहते हैं, गौरी, यह प्रलय है, हमारे आश्रम का नया शिष्य। तुम लोग इसको ले जाकर इसका पंजीकरण और सभी कामों को पूरा कराने के बाद मेरे पास आ जाना। वो तीनों लड़कियां प्रलय की तरफ देखती है। उनको उसके बारे में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है। प्रलय सुंदर था, उसके बाल और उसका शरीर सब कुछ मनमोहक था। प्रलय ने भी तीनों को एक पल के लिए बिना भाव के देखा और कहा, नाना जी, फिर मैं इन लोगों के साथ चला जाता हूँ, तब तक आप आराम कर लो, मैं भी आपसे कल मिल लूँगा। प्रलय के मुंह से नाना जी सुनकर वो तीनों लड़कियां भी एक दूसरे की तरफ देखने लगी तो नागेश जाने से पहले रुकते हुए कहा, यह महाराज बिंदुसार और महारानी तारा का बेटा प्रलय है। अब तुम लोग जाओ। और इतना कहकर नागेश भी अपनी जगह से हवा में गायब हो गए थे, जैसे कि उस जगह पर थे ही नहीं। गौरी, उमा, पार्वती ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसको कहा, हमारे पीछे आ जाओ, और वो तीनों किरण में बदलकर आगे जाने लगी। प्रलय ने अपनी रोशनी की गति कौशल का प्रयोग किया और उनके पीछे हो लिया था। पार्वती ने जानबूझकर अपनी गति को अधिकतम किया जिससे वो पीछे रह जाए, मगर वो तो उन तीनों के साथ ही पीछे चल रहा था। कुछ ही मिनट में वो लोग सामने भगवान शेषनाग की विशालकाय मूर्ति वाले जगह पर खड़े हुए थे। उसके पीछे विशालकाय भवन का निर्माण किया हुआ था। जब प्रलय ने उस जगह पर अपना कदम जमीन पर रखा तो वो 10,000 फुट की मूर्ति में एक कंपन हुआ और उसकी आंखें खुल गईं। वो आंखें सामने से आते हुए प्रलय पर टिक गईं कुछ पलों के लिए और फिर से बंद हो गई थी, मगर यह बदलाव भी प्रलय से छुप नहीं पाया था। तीनों लड़कियां एक से बढ़कर एक थी। सुंदरता के मामले में आश्रम के सारे लड़के जो किसी न किसी साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे। कुछ सामान्य राज्यों से अपनी योग्यता से भी इस मुकाम पर आए थे। फिलहाल वो उन तीनों के साथ वो उस मूर्ति के पास से गुजर गया और अंदर जाने लगा था। उन तीनों को अंदर एक लड़के के साथ आता हुआ देखकर काफ़ी लड़कों को जलन महसूस हो रही थी। वो तीनों लड़कियां आपस में बातें करते हुए चल रही थीं। प्रलय उनके पीछे पीछे चलता हुआ जा रहा था। तभी उनके सामने कुछ लड़के आ जाते हैं। ये 3 समूह थे जिनके आगे एक एक लड़का खड़ा हुआ था। उन लड़कों ने उन तीनों को देखा और फिर उनके पीछे चल रहे प्रलय को देखा जिसका चेहरा शांत था। तभी एक लड़का आगे बढ़ता हुआ आया और पार्वती के पास आकर बोला, राजकुमारी, अपने दोस्त से हमारा परिचय नहीं करोगे? उसकी बातों को सुनकर राजकुमारी पार्वती ने कहा, पुरु, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। कान खोल कर सुन लो। पहली बात, वो मेरा दोस्त नहीं है, उसको महागुरु नागेश खुद लेकर आए हैं। वो इस आश्रम का नया शिष्य है। गौरी और उमा पार्वती को ही देखे जा रही थीं। उसने उसकी पूरी पहचान नहीं बताई थी। उसका जवाब सुनकर पुरु मुस्करा दिया और फिर एक नज़र प्रलय की तरफ देखकर वापस चला गया था। जब पुरु वापस जाने लगा तो अन्य लोग भी वापस चले गए थे। उनको देखकर प्रलय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गौरी उसको लेकर अंदर गई। उस भवन के मुख्यालय में एक आदमी बैठा हुआ था जिसको प्रलय पहले भी देख चुका था, मगर उसका परिचय नहीं जानता था।
उमा ने आगे आता हुआ कहा, सुमंत काका ये प्रलय है, महागुरु ने इसको हमारे साथ भेजा है पंजीकरण करवाने के लिए। उसकी बातों को सुनकर सुमंत ने मुस्करा कर कहा, इनको कौन नहीं जानता है। अब तक आधा से ज्यादा किंगडम को पता चल चुका होगा। महाराज बिंदुसार का बेटा जिंदा है, फिर इसके कारनामे भी तो सबको चौंका देने वाले हैं। वैसे तुम्हें पता है जो हमारे साम्राज्य में, गरुड़ साम्राज्य में तबाही आई थी, उसकी वजह भी यही था। सुमंत काका की बातों को सुनकर उनका मुंह खुल गया, जिसमें कोई अंडा भी उनके मुंह में डाल दे। प्रलय उस बात पर थोड़ा असहज हो गया था और बातों बातों में काम करते हुए सुमंत काका से उसके बिना कपड़ों वाली बात भी मुंह से निकल गई थी, जिसके कारण प्रलय ने अपनी निगाहें घुमा ली थीं। उन लड़कियों का दिल बालियों धड़क रहा था। उन लोगों ने अपनी हैरानी को काबू करते हुए अपने आप को संयमित किया और फिर काका की तरफ देखा, जिन्होंने अपना काम लगभग पूरा कर लिया था। फिर उन्होंने गौरी को एक हीरा दिया और कहा कि प्रलय को शेष पर्वत का क्षेत्र दिखा दो और सभी इंतजाम तुम लोगों के पहुंचने तक हो जाएंगे। पार्वती ने वो हीरा लिया और प्रलय ने उसको लेकर उस पर अपनी थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति को डाल दिया, जिससे वो शेष पर्वत उसके नाम से एक बार फिर खुल गया था। सुमंत ने वो हीरा फिर वापस उसके हौंद से लिया और वो भी हवा में ही ऊर्जा द्वार बनाकर चले गए थे। बदले में उसको एक टोकन दे गए थे जो उसके ही तरह 4 रंगों का था। इधर पार्वती प्रलय के साथ बातचीत करते हुए अब पैदल ही चलते जा रहे थे, जबकि गौरी और उमा उनके साथ चल रहे थे। उधर शेष पर्वत को खोल दिया गया था और उसकी साफ सफाई व्यवस्था को निश्चित किया जा रहा था। कुछ आधे घंटे में कुशल योद्धाओं की सुरक्षा और नौकरों की व्यवस्था को अंजाम दे दिया गया था। उसके क्षेत्र में 100 से अधिक कुशल योद्धा अपनी अपनी जगह ले चुके थे। महागुरु नागेश के विशेष निर्देश थे, जिसने पूरे आश्रम के छात्रों को हिला दिया था। आखिर कौन है जिसके लिए ये सब किया गया था। तीनों लड़कियों ने छोटा रास्ता लिया और उसको आश्रम के नियमों के बारे में बताते हुए चले जा रहे थे। पूरे रास्ते में तीनों का मुंह बंद नहीं रहा था। एक चुप होती तो दूसरी शुरू हो जाती और वो बंद होती तो तीसरी शुरू हो जाती। प्रलय उनकी बातों को चुपचाप सुनता हुआ आगे चलता रहा और आखिर में उस जगह पर वो आ गया जिसको शेष पर्वत कहा जाता था। उसने अपनी नज़र घुमाकर हर तरफ देखा तो उसको लोग अंदर और बाहर योद्धा लोग तैनात थे। प्रलय को सुमंत काका उसी जगह पर मिल गए थे। उन्होंने उसका हीरा उसको वापस दे दिया और उसका प्रयोग सारणी को सक्रिय करने के लिए कैसे किया जाना है और कैसे किया जाता है किसी विपरीत स्थिति में उसको बताया, जिसके बाद उसने अपनी सारणी को सक्रिय कर दिया और वो हीरा राजमहल जैसी जगह की दीवारों में गायब हो गया था। तभी उसको महागुरु और बाबा आते हुए नजर आए। उनको देखकर उसकी आंखें खील गईं और वो अपने बाबा के पास जा पहुंचा। वो लड़कियां भी उसको ही देखे जा रही थी। मधुदेव ने जब उन तीनों को देखा तो उनसे उनका कुशल क्षेम पूछा और उनके माता पिता के बारे में पूछा था। आज तक उन लोगों ने मधुदेव को 1-2 बार ही देखा था, आज उनको इतने करीब से देखने का मौका मिला था। सभी को मालूम था कि वो किसी रहस्यमयी दुनिया का शक्तिशाली युवराज थे, मगर हकीकत को कुछ बड़े खास बुजुर्ग ही जानते थे और किंगडम के सम्राट जानते थे। वो सभी लोग उस राजमहल के अंदर आ गए थे और बैठक भवन में आ गए थे। उन लोगों ने कुछ समय तक बातचीत करी और फिर मधु और कृष्णकांत उन लोगों को छोड़कर चले गए थे। थोड़ी देर में सुमंत भी चले गए और आखिरी में तीनों लड़कियां पूरा राजमहल घूमने के बाद वो भी उस जगह से चली गई थीं। उनके जाने के बाद प्रलय ने चैन की सांस ली और फिर उस जगह पर सभी काम करने वालों को बोला और उनको कुछ दिशा निर्देश देने के बाद वो बैठक भवन से विश्राम भवन के हिस्से की तरफ चल पड़ा। उसी के साथ जुड़े हुए कई और भी भवन आगे पीछे बने हुए थे। उसके पीछे बगीचा बना हुआ था। काफी बड़े क्षेत्र में कुछ 100 पहाड़ियों की ऊंची नीची बड़ी श्रृंखला थी, जिसके ऊपर और आसपास के क्षेत्र में जंगल फैला हुआ था, मगर उसकी भी परिधि बनाई गई थी। फिलहाल तो वो आराम करना चाहता था, इसलिए अपने कमरे में आकर चैन की नींद में सो गया। जिंदगी की भागदौड़ ने उसको वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। 23 अभ्यास स्थल। प्रलय इस वक्त अपने शेष पर्वत पर आराम की नींद सो रहा था। उसको बड़े दिनों के बाद सुकून से सोने को मिला था, इसलिए वो आज चिंता मुक्त होकर सो गया था। इधर अगले दिन का सूरज उग गया था और लोग अपने अपने कामों पर लगे हुए थे। जो लोग सुरक्षा में तैनात थे उनके लिए भी छोटी छोटी चौकियां बनी हुई थीं, जिनमें उनकी जरूरत का सारा सामान रखा हुआ था। उन 100 लोगों में भी आपस में पूरी जुगलबंदी थी। सभी बेहतरीन प्रशिक्षण प्राप्त लोग थे। सभी एक दूसरे को मानसिक संकेत से जुड़े हुए थे। कुछ लोग विश्राम करते थे, कुछ लोग उनकी जगह भी संभाल लेते थे। उनका भोजन आश्रम की तरफ से सुबह शाम को समाया जाता था। इधर कई दिन हो गए थे प्रलय अपने राजमहल से बाहर नहीं निकला था। उसका पता लेने के लिए गौरी, पार्वती और उमा तीनों ही अलग अलग टाइम पर आई थी, मगर गलती से तीनों राजमहल के अंदर ही टकरा गई थी। पहले तो वो तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान थीं, फिर तीनों ही हंसने लगे थे। वो आखिर में उसके कमरे में जा पहुंचे जिस जगह पर वो सो रहा था। उनकी हैरानी की सीमा नहीं रही जब उन लोगों ने देखा कि मधुदेव उसके सराहने बैठे हुए थे और उसके सर पर हौंद फेर रहे थे। मधुदेव ने उन तीनों को बिना देखे ही कहा, तो तुम तीनों की चौकड़ी आ गई। हम प्रलय ने बहुत वक्त से लगता है ठीक से आराम नहीं किया है, इसलिए वो आज सुकून में है। बचपन में भी ऐसा ही था, हर किसी से 3 गुना ज्यादा मेहनत करता था और फिर घोड़े बेचकर सो जाता था। उन लोगों ने उसके मासूम चेहरे को देखा जो प्यारा लग रहा था। फिर अपनी तरफ देखते मधुदेव को देखा तो सकपका गई थी। प्रलय के बाबा उसके सराहने से उठे और उनको बोला, उसको अपनी नींद उठने दो, पता नहीं फिर कब सुकून की नींद ले पाएगा। वो तीनों लड़कियों को अपने साथ ही नीचे ले आए थे, फिर उनको उस जगह पर छोड़कर खुद चले गए थे।
गौरी ने पार्वती को छेड़ते हुए कहा, दीदी आपको वो पसंद तो नहीं आ गया है। उसकी बातों को सुनकर पार्वती ने, वैसे बुरा भी नहीं है। वो लोग आपस में एक दूसरे के छेड़ते हुए बात करते हुए उसके शेष पर्वत से बाहर निकल गई थी। उधर 3 दिन के बाद प्रलय उठा तो अपने आप को मानसिक रूप से हल्का और तरोताजा महसूस कर पा रहा था। उसने खिड़की 5 के बाहर के नज़ारा देखा और फिर फ्रेश होने के बाद नीचे आ गया और अपने राजमहल को घूमने लगा। और इधर सेवकों ने उसके लिए भोजन बनाना शुरू कर दिया था, इसलिए तब तक वो हर जगह को घूम कर देख लेना चाहता। उसको 1 घंटा लग गया उस भवन को देखते हुए। उसने गुप्त कक्ष, बैठक भवन, साधना भवन और अतिथि भवन, मनोरंजन स्थल जैसी कई जगहों का अवलोकन किया और वापस आकर भोजन भवन में भोजन करने लगा था। उन लोगों ने आज ऊर्जा से भरे हुए हिरण और अजगर का मांस बना था जिसकी खुशबू नाक में जा रही थी। प्रलय ने दिल भरकर भोजन किया और फिर अन्य लोगों को भी भोजन करने और बाहर सुरक्षाकर्मी लोगों को भी भोजन देने के लिए बोल दिया। उसने एक स्वर्ण मुद्रा से भरी हुई अंगूठी निकालकर उन लोगों को दी और कहा, इसमें से धन को खर्च करके रोज सभी के लिए भोजन तैयार करना है। उसने मुख्य अधिकारी जो सभी चीज़ों की देख रेख के लिए रखा गया था, उसको जो अंगूठी थी उसमें कुछ 100 करोड़ ही स्वर्ण मुद्रा थी। उस अंगूठी के अंदर देखकर गौरव काफ़ी हैरान रह जाता है और उसकी अंगूठी उसको वापस कर देता है। उसको बताता है, महागुरु नागेश, युवराज मधुदेव और अन्य लोग पहले ही सभी विचार कर चुके हैं। उसकी सारी बातों को सुनने और समझने के बाद वो उसको वापस ले लेता है और फिर से अपने पहाड़ी क्षेत्र में निकल जाता है घूमने के लिए। वो कुछ घंटों घूमने के बाद पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होता है। फिर कुछ सोचकर वो उस चकोर बॉक्स को बाहर निकाल लेता है और उसको खोलने लग जाता है। उसको उसके अंदर 7 रंग की अंडाकार मणि मिलती है। शक्ति ग्रंथ स्वर्ण से बना हुआ काफ़ी मोटी किताब होती है। उसके साथ एक नक्शा और एक चाबी रखी होती है। साथ में एक कागज़ पर नोट लिखा हुआ होता कि जिसने भी इस बॉक्स को खोला वो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इन मणि को धारण करने में कोताही न करे। ये जीवन सूर्य मणि जो शक्ति सूर्य और जीवन को एक एक कालचक्र तक बढ़ा देती है। मैंने उस अमृत जल को हासिल नहीं कर पाया था और बुरी तरीके से घायल होने के बाद धीरे धीरे मेरी मृत्यु हो गई थी। मैंने अपनी विरासत में जो खजाना छोड़ा है उसमें देव स्तर की मणि स्रोत है और कुछ अनमोल और दुर्लभ जड़ी बूटी से बनी हुई गोलियां हैं। प्रलय वो सारी जानकारी अपने दिमाग में बैठा लेता है और उस कागज़ को जला देता है। वो शक्ति ग्रंथ और नक्शे को अपने पास रख लेता है और उन 7 मणि को निगल जाता है और खुद को आत्मज्ञान की अवस्था में निरुपति बना लेता है। वो शक्ति जीवन मणि उसके अंदर उसके खून और सफ़ेद बहनी वाली नदी में जाकर मिल जाती है और उसके हर कण में सूर्य के जैसा तेज समाया हुआ था। वो सभी विस्फोट कर जाते हैं। प्रलय के सभी साधना तंत्र अपने आप सक्रिय हो जाते हैं जो उसके चक्रों के साथ जुड़कर अब एक हो रहे थे। प्रलय आत्मज्ञान मुद्रा में अपनी दिव्य ज्योति को देख रहा था और उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो तो हिल भी नहीं रही थी। वो उसी अनंत प्रकाश वाली ज्योति के ध्यान में बैठा रहता है और उसका शरीर अपनी क्रिया कर रहा होता है, जिसके कारण उसके चारों ओर निकलने वाला तेज फैलते फैलते इतना फैल जाता है। एक समय ऐसा आता है उस तेज का दबाव और फैलाव पूरी पृथ्वी को ढक लेता है कुछ पलों के लिए, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगा जाता है। इधर प्रलय अपनी साधना पूरी करने के बाद अपने आप आंखें खोलता है तो देखता है उसके देखने का नजरिया ही बदल गया है। वो अपनी नज़र से सीधा पृथ्वी को पार करके अंतरिक्ष में देख पा रहा था। उसने दिव्य महाशक्ति ग्रंथ को अपने मानसिक आयाम में खोला तो वो आधे ग्रंथ को खोलने में कामयाब हो रहा था। उसने इसी खुशी में ग्रंथ में दी गई कौशल विधि और ज्ञान को धारण करना शुरू कर दिया। अपनी आंख बंद करके उसकी गति आश्चर्यजनक स्तर से बढ़ी थी, जिसके कारण उसने कुछ ही पलों में उनको पढ़कर अपने दिमाग में बैठा लिया था। उसने मोटे तौर पर सारणी रचना, चक्रव्यूह रचना, भ्रम सारणी, मृत्यु सारणी, तिलसिमी रचना, मृत्युघात, हृदय कला, सूर्य कमल कौशल उसने एक एक करके अभ्यास करना शुरू कर दिया और उसको न भूख लग रही था न प्यास। वो अपने आप को ऊर्जावान ही महसूस कर पा रहा था। इतना अभ्यास करने के बाद वो अपने मानसिक क्षेत्र में अभ्यास करना सीख गया था, जिसके कारण वो किसी भी कौशल को कम समय में उसकी चरम सीमा पर अपने आयाम में ट्रेनिंग कर पा रहा था। उसकी रफ्तार इस जगह से उस जगह पर अभ्यास करने और सीखने की लाखों गुना तेज थी। प्रलय को अपनी पहाड़ी अभ्यास करते हुए 6 महीने से अधिक समय गुजर चुका था। उसकी आभा और भी अजीब हो गया था। उसने इस समय बहुत कुछ नया सीखा था और उस सतरंगी मणि की वजह से उसका चौमुखी विकास हुआ था। वो अपनी जगह से उठा और उसने उठकर प्रकाश पुंज में बदलकर उसे पूरे साम्राज्य का चक्कर कुछ ही मिनट में लगा डाला था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि बस कुछ गुजरता ही महसूस लोग कर पाए थे, कोई उसको देख भी नहीं पाया था। वो वापस अपने राजमहल में लैंड हुआ। कुछ ही मिनट का परीक्षण संतोषजनक था। उसने अपने ऑरा और शक्तियों को नियंत्रण में किया। एक गहरी सांस लेकर वो पैदल चलता हुआ अपने राजमहल के अंदर जाने लगा था। उसके चलने में एक अलग ही रोब था। उसकी आंखें और उसका चेहरा अजीब शांति ले हुए थे। आने के बाद वो अंदर सभी लोगों से मिला और उसके पीछे हुई घटनाओं की जानकारी मांगी कि कौन कौन उसके पीछे मिलने आया था। हम उसके बाद वो अपनी जगह पर मौजूद योद्धाओं से मिला, उनका और उनके परिवार का कुशल जेम पूछा। फिर वो आश्रम की तरफ निकल पड़ा जिस तरफ महागुरु नागेश रहते थे। वो पैदल चलता हुआ लोगों और जगह का आनंद लेता हुआ जा रहा था। वो जल्दी ही अखाड़े के मैदान के पास से गुजरने लगा था। तभी उसके ऊपर कुछ लोगों की नज़र पड़ी और वो लड़के बिजली की गति से उसके सामने आ गए थे। उनके अचानक से सामने आने से और प्रलय का ध्यान कहीं और होने से वो उनमें से एक लड़के से हल्के से टकरा जाता है।
जिसके कारण वो लड़का कई कदम पीछे चला जाता है। लड़खड़ाता हुआ बाकी के लड़के उसको संभालने के लिए उसकी तरफ उसका नाम लेकर दौड़ पड़ते हैं। राजकुमार विनय, आप ठीक तो है? उस टक्कर के बाद प्रलय का ध्यान टूट चुका था। उस लड़के को इतना पीछे जाते हुए देखकर प्रलय अगले ही पल उसके पास आ गया और उसको अपनी गलती के माफ़ी मांगी और चलता हुआ आगे निकल गया। और लड़के विनय को ही देखे जा रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, विनय भाई, आपने उसे ऐसे ही जाने दिया? उसको सबक सिखाना तो बनता था। आप एक बार हमें बोलते, हम लोग उसको अच्छा सबक सिखाते। विनय अभी भी अजीब एहसास के दौर से गुजर रहा था। तभी उस जगह पर पुरु और कर्ण भी आ गए। पुरु और कर्ण पार्वती और गौरी को पसंद करते थे, मगर वो तीनों राजकुमारी उनको कोई भाव ही नहीं देती थी। फिर रोज उनका प्रलय की शेष पहाड़ी पर जाना और आना भी हैरान करता था। आज तक वो किसी शिष्य की पहाड़ी पर नहीं गई थी और इन 6-7 महीने में उनके अनगिनत बार चक्कर लगा चुकी थी। 24 पुरु हुआ घायल। प्रलय विनय से बात करने के बाद आगे बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद विनय के साथ आए हुए लड़के बातचीत करना शुरू हो जाते हैं। वो प्रलय को सबक सिखाने की बात पर चर्चा कर रहे थे। आज का बकाया जो घटा था अखाड़े में काफ़ी और लोगों ने भी देखा था। उन लड़के लड़कियों में चर्चा भी छिड़ चुकी थी। विनय बहुत घमंडी किस्म का राजकुमार था, मगर हकीकत में वो बहुत समझदार था। उसको पता था कि किस समय कौन सा फैसला लेना चाहिए। प्रलय की एक टक्कर ने जो अनजाने में हुई थी, उसको ऐसा लगा था कि किसी विशाल पर्वत से कोई चींटी टकरा गई थी। उसको आत्मिक और मानसिक दौर पर गहरा सदमा लगा था। विनय भी उन लड़कों की बातों को सुनकर पक गया था। उसने उनको सलाह देते हुए कहा कि वैसे मैं तुम लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि तुम उस लड़के से दूर हो रहो तो अच्छा है। इतना कहकर विनय वापस से अपने अखाड़े में आ जाता है और अभ्यास करने लग जाता है, जबकि कुछ राजकुमार जिनकी बातों को इधर से उधर करने का काम था, पुरु और कर्ण को भी जाकर सारी कहानी को नमक मिर्च लगाकर बताते हैं। कर्ण और पुरु भी अपनी जगहों से अभ्यास अखाड़े में जाकर प्रलय का इंतजार करने लग जाता है। वो लोग शेषनाग किंगडम के शीर्ष योद्धाओं में आते थे। प्रलय के बाहर आने की सूचना गौरी और पार्वती को लग जाती है, जबकि उमा अपनी साधना कर रही थी। वो तीनों लड़कियां भी किसी से कम शक्तिशाली नहीं थी, ऊपर से गजब की सुंदर थी। इधर प्रलय महागुरु नागेश के निवास पर आ चुका था। प्रलय अपने किंगडम के बारे में और अधिक जानकारी लेने को आया था। महागुरु नागेश उसको जितना उसको पता था बताने लग जाते हैं। वो उसको समझाते हैं कि इस जगह से बाहर जाने के बाद उसको अपने से शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है। काफ़ी देर के बाद वो लोग अपनी बातचीत करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। नागेश उसको प्राचीन एक किताब देते हैं जिसके ऊपर अनंतनाग की तस्वीर बनी हुई थी। उसको उस किताब के विषय में बताते हैं कि यह किताब लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी एक अमानत के तौर पर चली आ रही थी। उस किताब को लाल रंग के जानवर की खाल से बंद किया हुआ था। उसके अंदर क्या है किसी को भी नहीं पता था। प्रलय महागुरु नागेश से वो किताब लेकर अपनी अंगूठी में डाल लेता है और वापस से उसी रास्ते से चलता हुआ आ रहा था। वो भविष्य में होने वाली लड़ाई के बारे में सोच रहा था। वो अपनी शुरुआत करने की योजना बना रहा था। अपने इन्हीं विचारों में खोया हुआ वो एक बार फिर से अखाड़े के अभ्यास स्थल से गुजरने लगा था। उसको आता हुआ देखकर कुछ लोगों को असीम खुशी होती है। तभी कुछ लड़के उसके पास आ जाते हैं और उसको आश्रम के नियम के अनुसार मुकाबला करने के लिए उकसाने लग जाते हैं। प्रलय उनको शांति से मना कर देता है। इतने में गौरी और पार्वती भी आ जाती है, जिनको देखकर सभी लोग पीछे हट जाते हैं। उनके शरीर से रोशनी निकल रही थी और वो उन लड़कों को अजीब निगाहों से देख रही थी। तभी एक दो आवाज़ पीछे से आती है, पार्वती, क्या तुम्हारे दोस्त में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो दोस्ताना मुकाबला कर सकें? और फिर प्रलय की तरफ देखकर तंज भरी आवाज़ में कहता है, किसी योद्धा को लड़की के पीछे छुपा रहना शोभा नहीं देता है। अब प्रलय के संयम का बांध टूट चुका था। वो उनको सीधा कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं लड़की के पीछे छुप रहा हूं? अभी तक तो मैं तुम सबको समझा रहा था कि तुम्हारी किसी की भी इतनी औकात नहीं है जो मुझे छू भी पाए। वो तो महागुरु नागेश की इज्जत और शर्म की वजह से अब तक मैं तुम्हारी सबकी बकवास सुन रहा था। अगर यकीन नहीं है तुमको तो मैं तुम सबको चुनौती देता हूं, जो मुझे छूने में कामयाब हो जाएगा मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। और उसी के साथ वो अखाड़े में उड़ता हुआ चला जाता है और आसमान में खड़ा होकर कहता है, तुम लोग जीतने चाहे एक साथ आ सकते हो, अकेले मुझे डर है कि कुछ मिनट भी तुम्हारे लिए नर्क जैसे होंगे। जो मुकाबला करने के लिए उतरेगा वो आने वाले परिणाम भी खुद भुगतेगा। प्रलय ने मुकाबले ले खुली चुनौती दे डाली थी। उसकी इस बात से उस जगह मौजूद छात्रों में एक अजीब से खामोशी हो गई थी। फिर पुरु और कई लड़के मुकाबले के लिए तैयार हो गए थे। कर्ण ने कोई भी कदम नहीं उठाया था। वो खड़ा हुआ सामने होने वाले घटनाक्रम को देख रहा था। कोई तो बात थी जो कर्ण को परेशान कर रही थी और उधर आसमान में मुकाबला शुरू हो गया था। 10 लोगों ने एक साथ प्रलय पर हमला कर दिया था। प्रलय की साधारण तरीके से प्रयोग की जाने वाली धातु पंच उन लोगों को उड़ाते हुए इधर उधर भेज रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उन लोगों को उसकी परछाई भी नहीं दिखाई दे रही थी। कुछ मिनट के मुकाबले के बाद जब एक सामने खड़ा हुआ क्षेत्र का पहाड़ और राजमहल मिट्टी में मिल गया था, सबने देखा था कि पुरु जो इतनी देर से उस पर हमला कर रहा था मगर कोई भी उसका बार उसको छू भी नहीं पाया था। आखिर में प्रलय ने बड़ी लापरवाही से उसके ऊपर एक मुक्का मार दिया था, जिसके कारण उसका शरीर पर चढ़ा हुआ हरा कवच कांच की तरह बिखर गया था। जब लोगों ने देखा कि प्रलय ने कैसे बिना किसी शक्ति का प्रयोग किए ही पुरु को जख्मी कर दिया था तो उनकी आंखें में भय साफ दिखाई दे रहा था।
हर कोई अवाक था, किसी को भी उसके इस तरह से घायल होने की उम्मीद नहीं थी। आखिर वो वज्र शरीर कौशल की साधना कर रहा था और उसने इसे निपुण स्तर पर साध भी लिया था। यह एक झटका था जो उन छात्रों को लगा था। उस मुकाबले को देख रहा कर्ण और दूर से देख रहा विनय भी हैरान था। ये मुकाबला इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, कम से कम उन्होंने यह उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। कुछ लोग पुरु को उठाने के लिए भागे बिजली की रफ्तार से। यह वो लोग थे जिन लोगों ने लड़ाई में भाग नहीं लिया था। उनके उस जगह जाने से पहले प्रलय उस जगह पर प्रकट हो गया था। उसने पुरु को हौंद पकड़कर उठाया और बोला, तुम्हें उस लड़की से प्यार है, तुम उसे पसंद भी करते हो, तो तुम्हें उसके आसपास के लोगों को अपना निशाना बनाने की जगह उस लड़की के अपनी दिल की बात साफ साफ कह देनी चाहिए। मुझे पता है तुम तीनों दोस्त उन 3 लड़कियों को पसंद करते हो। मेरी तुम्हारी कोई भी दुश्मनी नहीं है। वैसे मैंने तुम पर इतनी तेज भी बार नहीं किया था। खैर छोड़ो उस बात को, तुम्हारी शक्ति स्तर के अनुसार तुम एक दिन में फिर से ठीक हो जाओगे। प्रलय इतना कहकर अपनी जगह से गरुड़ किंगडम की तरफ उड़ गया। इस समय वो अपने दिव्य गरुड़ पंख का प्रयोग कर रहा था। सभी लड़कों की तरह ही गौरी और पार्वती भी उसको केवल जाता हुआ देख सकी। उसने किसी से भी कोई बात नहीं करी थी। विनय ने आकर उसको सहारा दिया और एक गोली निकालकर पुरु को दी। वो गोली खाकर कुछ ही देर में फिर से ठीक हो गया था। उसने विनय से पूछा, तुझे ये लड़का कुछ समझ में आया क्या? मेरी तो समझ से बाहर हो गया है। एक पल में सारी बात को पकड़ गया। फिर उसने उसकी कही हुई बातों पर गौर किया। फिर दोनों ही उड़कर पार्वती और गौरी के पास चले गए, जो प्रलय के जाने के बाद अभी भी खड़ी हुई उसी दिशा में देख रही थी। उन लोगों को जब किसी और की भी आभा महसूस हुई अपने पीछे से, तो पीछे मुड़कर देखा और फिर उन लोगों ने उन दोनों लड़कियों के सामने अपना पक्ष रख दिया था। 25 गरुड़ किंगडम के नुकसान की भरपाई। प्रलय अपने गरुड़ पंखों के साथ उड़ता हुआ गरुड़ किंगडम की तरफ उड़ता हुआ निकल गया था। उसके रंगीन पंख चमकते हुए ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे। वो बहुत जल्दी अपनी गति से साम्राज्य का निरीक्षण करते हुए उस जगह के नीलामी भवन में आ गया था। यह नीलामी भवन चारों गठबंधन का था और सभी लोगों में से एक एक आदमी इस नीलामी में रखा गया था। लेकिन उसका मुख्य बुजुर्ग गरुड़ साम्राज्य से ही था। प्रलय उस विशालकाय भवन के सामने उतर गया जिसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था और मुख्यालय जाकर उसने नीलामी के लिए उस चांदी के सर्प और कुछ पीले फूल निकाल लिए। नीलामी भवन का कर्मचारी उन दिव्य फूलों को जो आध्यात्मिक शक्ति से भरे हुए थे उनको देखकर हैरान रह गया था। उसने और अन्य लोगों ने हर दिशा में संदेश भेजना शुरू किया और कुछ आधे घंटे में उसके सामने नीलम होने वाली वस्तुओं को दिखाया। दिव्य चांदी कर सर्प का खून और अंग सब बेशकीमती थे हकीमों के लिए और योद्धाओं के लिए। इसलिए वो नीलामी विभाग को चीजें नीलाम करने के लिए देकर खुद अपने बाबा के पास गरुड़ साम्राज्य में आ गया था। उसने नीलामी वाली बात उनको बता दी थी और फिर कुछ ही दिनों में उस जगह की नीलामी होने वाली चीज़ का जिक्र हर जगह होने लगा था और हर किंगडम के लोग, हकीम, व्यापारी, योद्धा आने लगे थे। एक हफ्ते में उस जगह पर लोगों का अनजाना बढ़ गया था और सुरक्षा व्यवस्था हमेशा की तरह चौकस थी। पीला पुष्प आध्यात्मिक शक्ति को घनीभूत करता था जिसके कारण किसी भी योद्धा का शरीर वज्र की तरह कठोर बनाया जा सकता था। उसने कुछ बीज, सतरंगी फूल और कुछ फलों को भी नीलामी में उतार दिया था। उसने नीला फूल भी नीलामी में दे दिया। इतनी सारी दिव्य चीज़ों का नीलामी में आना कोई आम बात नहीं थी। इसने हर किंगडम सम्राट तक को भी आने पर मजबूर कर दिया था, जिसके कारण ड्रैगन किंगडम के सम्राट और उसके चाचा करुणेश अधिपति भी अपने लोगों के साथ आना हुआ। इसी के साथ गठबंधन के चारों ओर सम्राट का आना हुआ था। वहीं पर मधुदेव के रहस्यमयी अग्नि किंगडम से भी कुछ लोगों का आना हुआ था। इसलिए इस महागठबंधन का काम और बढ़ गया था। इन सारी हलचलों के बीच में वो अपनी साधना में लगा रहा था और उसने उस गुप्त लोक से प्राप्त किए हुए शक्ति खजानों को सोखना जारी रखा था। उसने पूरा समय अपनी साधना पर ही केंद्रित किया था। वो इस समय देवीय कौशल का अभ्यास करने में लगा हुआ था। वो डिवाइन बॉडी को पाने में लगा हुआ था, जिसके कारण वो किसी नदी की तरह दिव्य शक्ति स्रोत खजानों को अवशोषित करने में लगा हुआ था। नीलामी की सारी जिम्मेदारी अभी मधुदेव और कृष्णकांत और 12 महागुरु मिलकर देख रहे थे। उन सभी लोगों को घोर आश्चर्य था। जो चीज़ें उसने नीलामी के लिए दी थी सभी ही अनमोल थी। इधर प्रलय अपनी साधना में लगा रहा था। उसने जब स्टार डायमंड शक्ति मणि को अवशोषित करना शुरू किया, जिनके अंदर अलग अलग रंग के कई स्टॉर्स थे, उसने अभी केवल 1000 स्टार वाली अलग अलग मणि और कुछ 10,000 स्टॉर्स वाली स्टार डायमंड शक्ति मणि को निगल गया था। उसने बैठे हुए 500 स्टार डायमंड 10,000 स्टॉर्स वाले और 1000 अलग अलग रंग के शक्ति मणि को निगल लिया था, जिसके कारण उसके शरीर में एक ही स्टार डायमंड ने उसके अंदर शक्तियों का ऐसा विस्फोट किया कि उसे लगा कि शरीर के चित्रे उड़ जाएंगे, आज वो जिंदा नहीं बचेगा। उसकी शक्तियां बढ़ाने की भूख उसे मुसीबत में डाल चुकी थी। उसने अपने सभी कौशलों को एक साथ सक्रिय किया और साथ में सभी साधना विधि को जागृत किया और उसने सबसे कठिन परम सूर्य कमल वाले कौशल को भी जागृत कर दिया, जिसका उसने पहला चरण ही पार किया था। उसमें 12 कमल चरण थे और ऐसे ही परम सूर्य कौशल में 12 चरण थे और फिर दिव्य सूर्य कमल 12 चरण थे। प्रलय के शरीर के अंदर जाकर उसके खून से मिलकर सभी स्टॉर्स तेजी से विस्फोट होते जा रहे थे और प्रलय उनकी ऊर्जा शक्ति को अपने शरीर में उन विधि और कौशल के माध्यम से भेजने लगा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी आंखें बंद थी और वो अपनी श्वास को अपने शरीर से निकालकर आत्मज्ञान मुद्रा में बैठा हुआ था।
उसके दिल और 50% खून उसके इस प्रक्रिया के साथ उसके शरीर में मिल रहा था, जिसके कारण वो जिस जगह पर साधना कर रहा था उसका पूरा राजमहल रोशनी से भरा हुआ था जो हर पल बदलती जा रही थी। जिस जगह पर प्रलय साधना कर रहा था उस जगह पर सूरज जैसी रोशनी तेज में तपस थी। सोलर सिस्टम से और लोगों को आने की सूचना जब प्राप्त हुई थी तो नीलामी की प्रक्रिया थोड़ी देर से शुरू होने वाली थी। जल्दी ही वो लोग भी पृथ्वी लोक पर आ गए थे और उस साम्राज्य में नीलामी स्थल पर जल्दी पहुंच गए थे। वो लोग दिव्य फल को खरीदने आए थे। इधर नीलाम होने की बोली शुरू हो जाती है, जिसकी शुरुआत चांदी के रंग के 1000 फन वाले सर्प से शुरू होती है, जिसकी शुरुआत 100 करोड़ से शुरू होती है और हर बोली में 10 करोड़ का अंतर होना चाहिए। बोली की कीमत शुरू होती है और उसकी कीमत बढ़ते हुए 1000 करोड़ पर जाकर रुक जाती है, जिसको कालनाग किंगडम से कोई सम्राट बोली लगाकर खरीद लेता है। उसके बाद उन दिव्य पीले फूलों की बोली शुरू होती है। आखिर में एक पीला फूल 5000 करोड़ में बिक जाता है। 10 पीले फूल बिक जाने के बाद नीले फूल को नीलामी में उतारा जाता है, जिसकी शुरुआत की कीमत ही 5000 करोड़ स्वर्ण मुद्रा रखी जाती है, जिसकी कीमत 50,000 करोड़ पर पहला नीला दिव्य फूल बिक जाता है। उसके बाद 10 और नीले फूल को बोली में लाया जाता है, जिसके कारण सारे फूल 50 लाख करोड़ में बिक जाते हैं। उसके बाद बोली शुरू होती है दिव्य सप्तरंगी बीज की, जिनकी बोली मीडियम ग्रेड के 1 लाख स्टार डायमंड शक्ति स्रोत मणि थी। ये वो कीमत थी जिसने आधे से अधिक लोगों को बोली से बाहर कर दिया था। वो दिव्य बीज को 10,000 हाई ग्रेड स्टार डायमंड शक्ति मणि स्रोत को देकर करुणेश खरीद लेता है। उसके बाद 10-12 और शक्ति बीज को नीलाम किया जाता है, जिसको बोली की कीमत बढ़ाकर चारों किंगडम के लोग और बाहर से आने वाले लोग भी खरीद लेते हैं। 26 प्रलय का सबके सामने आना। महागठबंधन साम्राज्य के अंदर नीलामी विभाग में आयोजित आयोजन में दिव्य चीज़ों को बेचा जा रहा था। आखिर में कुछ रंगों के दिव्य फल थे जो नीलामी में बिकने वाले थे, जिनमें कुछ फल पानी के रंग के थे जो किसी छोटे खरगोश जीतने बड़े थे। कुछ फल अलग अलग रंगों की धारियों के साथ थे, जिनकी चमक और उनके आभा मंडल से दिव्य ऊर्जा का एहसास हो रहा था। उनको देखकर कुछ लोगों की आंखें फटकर बाहर आने को हो गई थी। ये तो अमर नदी में उगने वाला दिव्य अमर फल है। ऐसा कहा जाता है इनमें असीम जीवन और शक्ति होती है। ये कुछ काल के लिए मरने वाले को भी जीवित रखने में सक्षम होते हैं। कौन योद्धा इन फलों और दिव्य वस्तु को लेकर आया है? क्या कोई देवता लेकर आया है या फिर कोई देव स्तर का योद्धा? लोगों का उस विशालकाय भवन में चर्चा का बाजार गर्म था। लोग उसके फायदे गिना रहे थे। कोई शक्तिहीन भी एक महायोद्धा बन सकता था। उस एक फल को खाकर अगर सही साधना करता है, उसके आध्यात्मिक साधना, शरीर साधना, हर तरीके की साधना के लिए रामबाण था। उस जगह पर मात्र 5 फल ही थे और लोगों में उनको खरीदने की होड़ लग गई थी। 3 किंगडम ने मिलकर एक दिव्य फल खरीद लिया था और बाकी के फल बाहर से आए हुए लोग खरीद ले गए थे। उनमें से एक व्यापारी जिसने उनको खरीद लिया था, उसने 100 ग्रह जितना 1 करोड़ स्टॉज वाले स्टार डायमंड शक्ति मणि स्रोत दिए थे। वो व्यापारी केवल उस आदमी से मिलना चाहता था जिसने इस खजाने को हासिल किया था। उसके साथ आए हुए सभी लोग अजीब और रहस्य से भरे हुए थे। वो खुद भी साधारण दिखाई दे रहा था, मगर जो खरीदने के बाद उसने कीमत अदा की वो उसको किसी भी तरह से साधारण नहीं बता रही थी। इधर प्रलय दिव्य सूर्य कमल को पार करके परम दिव्य सूर्य कमल मंडल के 10वें चरण को पार करने वाला था। इस समय वो लाखों मील दूर से ही लोगों की बातचीत हरकत को महसूस कर पा रहा था। उसने अपनी आंखों को खोला और उसकी आंखें सामने पार करती हुई सब कुछ देखते हुए लाखों मील दूर तक चली गई थी। उसी दिशा में नीलाम घर भवन बना हुआ था। उसने देखा और फिर अपने सोचने भर से उस जगह पर हवा में हलचल हो गई और प्रलय, जो इस वक्त 15 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान था, प्रकट हो गया था। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें शांत थी, बस उसके बाल रंगीन हो गए थे, जैसे किसी ने 7 रंगों को बोतल इसके सर पर उड़ेल दी हो। उसका शरीर मानव खाल जैसा ही दिखाई दे रहा था, जो कि अपनी सर्वोच्च शक्ति की ताकत तक मजबूत था। उसको मंच पर इस तरीके से आता हुआ देखकर खुद कृष्णकांत, मधुदेव, अन्य लोग और बाहर से आने वाले लोग भी हैरान थे। नीलामी करने वाले ने उसके आते ही उसको सारी भंडारण अंगूठी उसको थमा दी। उसने एक नज़र उनको देखा और फिर हवा में अपना होंठ घुमाकर गायब कर दिया था। फिर वो उस व्यापारी की तरफ मुंह करके बोला, हम लोग यही बात करें या फिर तुम रुक कर मेरा इंतजार कर लो, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उस व्यापारी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो अपना सामान लेकर साम्राज्य में ही एक राजमहल को लेकर रुक गया था उस जगह से जाने के बाद, जबकि उसके पीछे खड़े हुए लोगों के चेहरे पर हैरानी और परेशानी दोनों ही थी, मगर किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं करी थी। इधर प्रलय ने गरुड़ किंगडम के महाराज वामनदेव, कालनाग किंगडम के महाराज तक्षक, शेषनाग किंगडम के महाराज आदिशेष, ड्रैगन किंगडम के साम्राज्य करुणेश की तरफ देखा और फिर उसने अपने बाबा मधुदेव की तरफ से देखा और उनके साथ खड़े हुए लोग निराश नजर आ रहे थे, जैसे किसी मकसद या जरूरी काम पूरा नहीं कर पाए हो। प्रलय ने अपने बाबा से उन लोगों की परेशानी का कारण पूछा तो उनमें से एक ने युवराज की हकीकत बता दी। प्रलय को आज पता चला था कि उसके बाबा अग्नि साम्राज्य के युवराज है। प्रलय ने अपना होंठ घुमाया और उसके सामने सतरंगी फल, बीज, फूल, नीले पीले सभी हवा में तैरने लगे, जिनकी मात्रा काफ़ी थी। उसने बोला, बाबा आपको जीतने भी इन लोगों को देने हैं, दे दो, मुझे पता है ये कहाँ मिलते हैं, मैं फिर से जाकर और ले आऊँगा।
मधुदेव ने उन चीज़ों को देखा और एक एक चीज़ उन लोगों को देते हुए कहा, पिताजी को जाकर कहना ये सब महाराज बिंदुसार के बेटे प्रलय ने उनके लिए सामान में भेज दिए अपने बाबा के कहने पर। उन दिव्य चीज़ों को पाने की लालसा वहां पर हर किसी के मन में थी, इसलिए उसने एक एक फल तीनों महाराज को दे दिया और साथ में बीज में दे दिए। उसने गरुड़ साम्राज्य को 2 फल और 4 बीज और 4 दिव्य फूल ऐसे ही दे दिए थे। बाकी कुछ सामान उसने कृष्णकांत जी को दे दिया था। उसके पास सभी चीज़ें अभी भी कुछ मात्रा में बची हुई थी। उस जगह पर केवल महाराज करुणेश ही ऐसे थे जिनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, ऊपर से अब वो उसकी शक्ति का पता भी नहीं लगा पा रहे थे। प्रलय ने उनको देखते हुए कहा, चाचा जी मैं बहुत जल्दी अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए ड्रैगन किंगडम आऊँगा, तब तक और आप राज कर लो। उसकी बातों को सुनकर करुणेश ने कुटिलता से मुस्कराते हुए कहा, मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा, भतीजे अपने चाचा को अधिक इंतजार मत करवाना मिलने के लिए। फिलहाल करुणेश उस जगह से शांति से चला गया था, मगर उसकी छाती के अंदर आग लगी हुई थी। इस कल के लड़के को कौन सा दिव्य खजाना हौंत लगा है, वो भी जानना चाहता था, जो इतनी अनमोल और कीमती चीज़ों को लुटाता हुआ घूम रहा है। करुणेश सोच रहा था कि अगर आज ये खजाना उसके हाथों लगा होता तो वो निश्चित ही अपना शक्ति मंडल का स्तर बदलने में कामयाब हो जाता, साथ में अपने लड़कों और लड़कियों का भी शक्ति मंडल स्तर को बढ़ा लेता। साथ में जीवन मणि से उम्र में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आता है, वो उम्र को बढ़ा देती है शक्तियों के साथ साथ। इधर ड्रैगन किंगडम जो कि पृथ्वी से अलग लुनार सिस्टम में बसा हुआ था, जिसकी सुरक्षा महाशक्तिशाली गोल्डन ड्रैगन करता था, जो भी उस राज सिंहासन पर होता था उसका आदेश मानने के लिए वो वचन दे चुका था। लोगों का कहना था कि उस गोल्डन ड्रैगन शक्ति अथाह थी, जिसके कारण कोई भी जल्दी से उसके ऊपर हमला नहीं करता था, ना ही विचार करता था। ऐसे ही कुछ दिव्य जीव अन्य साम्राज्य के पास भी थे, इसलिए ये सभी आपस में नहीं लड़ाई करते थे, क्योंकि दोनों की बराबर जान माल की हानि होनी तय थी। सभी के पास एक से एक शक्तिशाली योद्धा थे जो युद्ध कलाओं में निपुण थे। ऐसे में अभी प्रलय का उदय हुआ था इस शक्ति की दुनिया में। प्रलय नीलामी भवन में सभी से विदा लेकर और उस व्यापारी से मिलने के लिए जाने वाला होता है, तभी महाराज आदिशेष उसको रोक लेते हैं और एक बॉक्स उसको देते हुए कहते हैं, तुम शायद इस दिव्य बॉक्स को खोलकर इसकी गुत्थी को सुलझा पाओ। प्रलय उसको लेकर अपने पास रखता है और उस जगह से चला जाता है। प्रलय उसी साम्राज्य में एक राजमहल के अंदर हवा में से बाहर आता है तो देखता है वो आदमी शांति से बैठा हुआ भोजन कर रहा था। उसको आता हुआ देखकर बिना देखे ही वो उसको कहता, छोटे उस्ताद जल्दी आ गए तुम, मुझे लगा कि और भी इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारा। फिर वो उसको बैठने का इशारा करता है और उसको भी भोजन करने के लिए आमंत्रित करता है। प्रलय भी चलता हुआ जाकर बैठ जाता है और भोजन लेकर करने लग जाता है। दोनों ही तरफ खामोशी का माहौल बना हुआ था। 27 लॉर्ड अभिजीत के साथ प्रलय का सफर। प्रलय और वो आदमी दोनों ही बैठे हुए भोजन कर रहे थे। खाने के वक्त उन लोगों ने कोई भी बातचीत नहीं करी थी। अपना अपना खाना खत्म होने के बाद कुछ लोग आकर उस राजमहल के अंदर अलग अलग जगह पर तैनात हो गए। उन लोगों को देखकर वो आदमी बोला, कमांडर आप लोग भी खाना खाकर आराम कर लो, मुझे नहीं लगता है छोटे उस्ताद के अलावा किसी ने हमें पहचान पाया होगा। उसकी बातों को सुनकर वो आदमी इज्जत से झुका और बोला, जी लॉर्ड। प्रलय ये शब्द पहली बार सुन रहा था कि कोई लॉर्ड भी होता है। उसके चेहरे की हैरत को देखकर उस आदमी ने कहा, आओ हम लोग अपने कमरे में बैठकर बातचीत करेंगे। उसके साथ प्रलय और लॉर्ड दोनों ही एक बड़े विशाल और भव्य कमरे में जा पहुंचे और फिर उस आदमी ने खुद को एक आरामदायक बिस्तर पर टिका लिया और प्रलय को भी आराम से बैठने के लिए बोला। प्रलय को देखकर वो आदमी बोला, तुम्हें किसी गुप्त जगह से ये दिव्य वृक्ष के फल हासिल हुए हैं। इनका पोषण अक्सर अमृत दिव्य नदियाँ करती है। जब तक कोई उस अमृत दिव्य नदी को धारण नहीं कर लेता है तब तक इन फलों को तोड़ना नामुमकिन होता है। वो आदमी उसको बताता रहा और वो सुनता रहा। उसको बड़ी हैरानी हुई, यह जानकर आश्चर्य भी हुआ उसको इतना सब कुछ कैसे पता है। उसकी हैरानी को देखकर उस आदमी ने कहा, मुझे पता है तुमने अभी परम दिव्य शक्ति स्तर सूर्य कमल को पार करने वाले हैं, लेकिन मैं तुम्हारे खून की कोई भी जांच कर पाने में असमर्थ हूँ। तुम्हारे अंदर एक सुप्रीम ड्रैगन गॉड बड़ा हो रहा है जिसके आगे धरती और स्वर्ग भी घुटने टेक देंगे। उस साधारण आदमी ने उसको उसकी जांच करते हुए सब कुछ बताता जा रहा था। तुम्हारा दिव्य देवीय तकनीक स्वांस मृत शरीर अभी भी शुरुआती चरणों में है। इसको जब तुम अपने चरण पर प्रशिक्षित करोगे तब कोई देवता भी तुम्हारा आधार नहीं देख पाएगा, चाहे वो तुमसे कितना भी शक्तिशाली हो। प्रलय उसकी बातों को सुनकर प्रलय ने काफ़ी गंभीर आवाज में बोला, आपकी पहचान क्या है और आप क्या चाहते हैं मुझसे। उसकी बातों को सुनकर वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं चाहता हूं तुम मुझे अपना गुरु बना लो। तुम्हारे जैसा काबिल योद्धा तो इस ब्रह्मांड में क्या, इस रचना में मौजूद किसी भी आकाश गंगा ब्रह्मांड गैलेक्सी में मिलना मुश्किल है। फिर उन्होंने आखिरी बात बोली, किसी भी तकनीकी को अपने आप सीखना और किसी आचार्य के या गुरु के सानिध्य में सीखना दोनों ही अलग चीज़ें हैं। एक शक्ति दिव्य ग्रंथ तुम्हारे पास है जिसमें दैवीय शक्तियों की दिव्य तकनीक और अन्य कौशल ज्ञान लिखा हुआ है। तुम्हारे पास इस समय स्वर्णिम ग्रंथ है, जबकि मेरे पास नीला महाशक्ति ग्रंथ, जिसको वो आदमी एक सोच के साथ प्रकट हो जाता है और फिर दूसरी सोच के साथ वापस उसके मानसिक आयाम में चला जाता है। जैसे वो आदमी उसको अपने बारे में और चीज़ों के बारे में बता रहा था, उसका मुंह हैरानी से खुला हुआ था।
फिर वो आदमी कहता है, इस रचना में जिसके अंदर असीम दुनिया, इसमें मुझे मेरी दुनिया में लॉर्ड अभिजीत के नाम से जानते हैं। जिन तारों को तुम धरती से अनंत अंतरिक्ष में देखते हो उसी में एक नई दुनिया है। मैं भी इस चीज़ की खोज में अपने सफ़र पर निकला था जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। फिलहाल मुझे मेरी ज़रूरत का सामान तो मुझे मिल चुका है, बाकी फैसला तुम्हारे हाथों में, तुम्हें क्या करना है। पृथ्वी लोक एक बहुत सुंदर ग्रह है लेकिन अभी भी बहुत पीछे है। तुम्हें वो नक्शा भी खोलकर देखना चाहिए जो तुम्हें उस जगह से मिला है, और एक बार फिर से तुमको उस जगह जाकर देखना चाहिए। क्या पता कोई और सुराग तुम्हें और कोई चीज़ तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए मिल जाए। उसकी बातों को सुनकर प्रलय विचार करने लग गया और फिर कुछ सोचने लगा। लॉर्ड अभिजीत ने कहा, अपने बाबा से सलाह मशवरा कर सकते हो, फिर मुझे बता सकते हो, मैं कल सुबह तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसके बाद लॉर्ड अभिजीत की आंखें बंद हो गईं और वो कहा थे किसी को कुछ नहीं पता था। प्रलय की इंद्रियां भी उनका पता लगा पाने में सक्षम नहीं थी। प्रलय ने इधर उधर देखकर फिर वो भी उस जगह से गरुड़ किंगडम विभाग की तरफ उड़ गया। वो अपनी गति से कुछ मिनट में उस जगह पर पहुंच गया और नीचे उतरकर अंदर जाने लगा। इस समय हर व्यक्ति उसको इज्जत और मान के भाव से देख रहा था। उसने जो किया था उसकी खबर आग की तरह हर जगह फैल गई थी। बच्चा बच्चा उसका नाम जान गया था कि प्रलय ही ड्रैगन किंगडम का उत्तराधिकारी है, जो इतने सालों से गायब था, जिसको लोग मरा हुआ समझ रहे थे। वो जिंदा निकलकर सबके सामने आया। साथ में उसने छोटी सी उम्र में शक्ति के महान स्तर को भी छू लिया। उसने अनेकों दिव्य खजाने जिनकी कीमत भी कोई नहीं सोच सकता है, उनको ऐसे ही सभी किंगडम के महाराजाओं को बांट दिए है। रात रात में हर जुबान पर उसका ही नाम था। हर कोई कहता हुआ सुना जा सकता था कि उनका जीवन खजाना, गांव और गोमती नगर सुंदर बन। यह बातें उसके जीवन के संघर्ष की कहानी हर कोई कहता हुआ सुना जा सकता था। इधर अफवाहों का और बातों का बाजार गर्म था। मधुदेव को पता था करुणेश शांत नहीं बैठने वाला था, इसलिए उसने प्रलय की हकीकत को सभी महागुरु और साम्राज्य के लोगों के जरिए फैला दिया था कि महाराज बिंदुसार और महारानी तारा का बेटा प्रलय जिंदा है और एक काबिल योद्धा बन चुका है और एक दिन अपना अधिकार भी वापस लेगा। इसी साम्राज्य में कुछ लोग सुंदर बन में कैद हुए थे। वो भी थे चारों साम्राज्य से, और वो लोग जो बाहर किंगडम्स में रह रहे थे। उड़ती हुई खबर उनके पास भी जा पहुंची थी। जिन लोगों ने उसको गायब या फिर मरा हुआ समझ लिया था, उनकी आंखों की हैरानी और खुशी तो देखने के लायक थी। यही हाल और आश्चर्य अग्नि परिवार के 2 लोगों और बुजुर्ग लोगों का भी था। गोमती नगर खजाना गांव, हर जगह खबर फैलती हुई चली गई थी। खजाना गांव का और गोमती नगर का तो भाग्य ही उदय हो चुका था। उस गांव को राज्यों ने पूर्ण विकास पर ला दिया था। लोग भावी युवा सम्राट की जीवन की कहानी को सुनने और जानने के लिए आना जाना शुरू हो गए थे। गरुड़ राज्य और सिंह साम्राज्य सभी को खुशी और उत्साह था। जो लोग उस जगह से निकलकर आगे बढ़ने में कामयाब हुए थे और जिनका सफर उस महागठबंधन तक आए थे ड्रैगन साम्राज्य के प्रशिक्षण केंद्रों से, उनको दिल में खुशी भी थी और गम इस बात का कि अब वो लड़का उनकी सोच और पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। उनके पास अब केवल उसके साथ बिताई हुई यादें मात्र थी, जिनको वो सबको बता भी नहीं सकते थे। समय गुजरता चला गया और प्रलय उसी दिन अपने बाबा के साथ और महागुरु लोगों से मिलकर अगली सुबह लॉर्ड अभिजीत के साथ निकल चुका था। अपने सफर पर उसको 1 साल होने को आया था। कहीं दूर एक लड़का अकेला ही बर्फीले जंगल और पहाड़ों में आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। उसके शरीर पर जख्मों को देखा जा सकता था, मगर अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर आगे बढ़ता हुआ जा। अभी तक उसके पास उसके हथियार जो उसने अपने लिए खरीदे थे उस क्षेत्र के महाशक्तिशाली जानवरों और यतियों के हाथों से टूट चुके थे। उसके पास अभी वर्तमान में एक हरी तलवार जिसके ऊपर स्टॉस बने हुए थे वो थी, और उसके पास एक जंग लगी हुई तलवार पड़ी हुई थी। हड्डियों और पृथ्वी मंडल के सभी हथियारों के उस लड़ाई में खत्म हो जाने के बाद वो अपनी तेज सांसों को काबू करता हुआ चौकना होकर आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। अभी तक उसने 100 स्टार डायमंड शक्ति मणि को इकट्ठा कर लिया था। उनकी संख्या उसके पास 1000 से अधिक हो गई थी। इन स्टार बीस्ट की ताकत भयानक थी। अगर उसने अपनी डिवाइन बॉडी को पूरी तरीके से समय रिफाइन नहीं किया होता तो वो निश्चित ही मारा जाता। उन भयानक जीवों से निपटने के बाद वो राहत की सांस ले ही पाया था कि उसने कुछ महसूस किया और अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय करके लाखों मील क्षेत्र का निरीक्षण किया तो उसका कलेजा मुंह को आ गया था। वो देख रहा था कि आगे देवशक्ति मंडल के बाहरी विभाग के शीर्ष 10 छात्र विशालकाय हरी मकड़ी और लाल दानव चींटी और भयानक पीला शेर उससे उलझे हुए थे। कोई भी बीस्ट उसको 1000 स्टॉस से नीचे नहीं आ रहा था। उस समूह में 4 लड़कियां और 6 लड़के लगातार उन पर हमले किए जा रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से उन जानवरों पर मात्र खरोंच लगाने में कामयाब हो रहे थे। प्रलय देख पा रहा था उन जानवरों के हमले से वो लोग घायल होते जा रहे थे। उन लोगों ने अपनी जान बचाकर उस जगह से भागना ही उचित समझा और अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ हमला करके भागना शुरू कर दिया था। और यह उसकी बदकिस्मत थी कि वो लोग उसकी दिशा में भागे थे। उनको आने में कुछ मिनट हो लगने थे। उन स्टार बीस्ट की गति भी कम नहीं थी। उनके स्तर के हिसाब से पलक झपकते ही वो लोग उसके पास से गुजर रहे थे। पीछे से उन जानवरों ने अपने मुंह से शक्तिशाली प्रकाश की बीम को छोड़ दिया बड़ी मात्रा में, जिसके कारण वो प्रकाश की बीम 2 लड़कों और लड़कियों को हिट हो गई थी और उनके सुरक्षा कवच पलक झपकते ही टूट गया था और वो लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही वो आसमान से नीचे गिर पड़े। उधर वो जानवर उनको नीचे गिरता हुआ देखकर रुक गए और वो भी जमीन पर उतर गए थे। उनके साथियों ने बहुत दूर से उनको देखा कि उनके लोग उन जानवरों के पंजों में फंस चुके हैं, तो किसी ने भी वापस जाने और उनको बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई थी।
वो लोग रुकने की जगह आगे बढ़ गए सुरक्षित क्षेत्र की तलाश में। इधर प्रलय ने खुद को बर्फ के पहाड़ों में छुपा लिया था अपनी आभा और गंध को दबाकर, मगर वो चारों कुछ मीलों की दूरी पर जमीन पर पड़े हुए थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और उनको अब अपनी मौत सामने से धीरे धीरे बढ़ती हुई आ रही थी। उनके पास आते हुए जानवर उनको मुंह में लार टपकाते हुए कुछ मील दूरी पर थे। प्रलय भी उन लोगों को जानता था जिनमें से दोनों ही राजकुमार और राजकुमारी थे उस जगह पर बसे हुए शक्तिशाली किंगडम के। मगर फिलहाल तो वो अजीब हालत में था कि कौन सा कदम उठाए। अगर वो बाहर निकलकर सामने आता है तो उसके जीवित बचने के चांस भी बहुत कम थे। फिर भी प्रलय ने मानवता के नाम पर एक कोशिश उनको बचाने की करने की सोची, और अगले ही पल उन जानवरों के रास्ते में बर्फ की कठोर दीवार बन गई, और उसके बाद उस जगह की जमीन फटकर एक दूसरी दीवार तैयार कर दी। वो बिजली की गति से उन लोगों के पास आया और उनको बोला भागो, और उसने उन लोगों को उठाकर पीछे की तरफ फेंक दिया था पूरी ताकत के साथ। जितनी देर में उसने उन लोगों को उठाकर फेंका सभी को आए। इधर उन जानवरों ने अपने रास्ते में हुए अवरोध को अपने पंजे के हल्के से बार से काट दिया, जैसे किसी छुरी से मक्खन को काटा जाता है। प्रलय ने बिना देर किए अपनी हरी तलवार को अपने हाथों में पकड़ लिया था। उसने उन जानवरों के ऊपर मानसिक ऊर्जा कैद और आत्मा विधि का प्रयोग किया, जिसके कारण उनके पैर चंद कुछ पलों के लिए रुके और एक बार अपना सर झटक कर उन तीनों ने उसको खा जाने वाली नजरों से देखा, मगर इतने समय में वो एक अलग दिशा में रोशनी की किरण में बदलकर भाग रहा था। जब उन जानवरों ने देखा कि उनका शिकार बच गया है और भागने की कोशिश कर रहा है, तो मकड़ी ने सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दी और एक तेज रोशनी में प्रलय की तरफ उड़ान भरी। उसके पीछे अब 3 जानवर पीछा कर रहे थे जो हाई रैंक के थे। प्रलय अनजाने में ही उस दिशा में बढ़ता हुआ चला गया था जो और भी भयानक जीवों से भरा हुआ था। उसने उड़ते हुए ही हवा में तलवार फील्ड का प्रयोग किया, जिसके कारण उनकी गति थोड़ी सी धीमी हुई थी। इस बात से क्रोधित होकर वो अपनी गति बढ़ा देते हैं। वो बचाव में अपनी हाथी विद्युत पंच का प्रयोग करता है, जो कि जाकर चींटी के शरीर से टकरा जाता है। वो बस हल्का से हिलती है। वो एक बार फिर से देवीय हथेली का प्रयोग करता है, जिसके अंदर एक विशाल हौंद को बार करने के लिए तीव्र गति से निर्माण करता है, मगर जब वो हमला करने वाला होता है पीछे मुड़कर, तभी वो देखता है शेर उसके पास आने वाला था और चींटी और मकड़ी की बड़ी टांगों का हमला उसके शरीर को काटने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो अपनी देवीय हथेली को शेर के ऊपर हमला करता है और अपनी हरी तलवार का प्रयोग मकड़ी और उस चींटी की विशाल टांगों को रोकने के लिए उपयोग करता है। 28 बिंदु तलवार का जागृत होना। प्रलय उन जानवरों के हमले को रोकने के लिए अपना हमला कर चुका था और परिणाम उसके लिए घातक साबित हुआ था। तीनों ही जानवरों के हमले उसके शरीर से टकरा चुके थे। उस शेर के हमले ने उसकी देवीय हथेली को खत्म करते हुए उसकी पंजा, और मकड़ी और चींटी ने उसकी तलवार की कागज की तरह तोड़ दिया था अपने पैरों के बार से, जो किसी तलवार की तरह ही पहने थे। प्रलय के हमले ने उनकी हमले की शक्ति को थोड़ा कम कर दिया, मगर फिर भी पहले शेर का पंजा टकरा गया और उसके बाद मकड़ी और चींटी की टांगें उसके शरीर से जा टकराई थी। उन दोनों के हमले से उसके बाहरी सुरक्षा कवच को काटते हुए उसके शरीर पर 2 गहरे कट लग चुके थे, और शेर के पंजे से जो उसकी छाती से जा टकरा गया था उसके प्रभाव से उसको उड़ता हुआ एक बर्फीली खाई के अंदर पहाड़ों को तोड़ता हुआ आखिरी पहाड़ से जा टकरा गया था। उसके शरीर से खून जो ऊर्जा रूप में था और कई रंगों गहरे और हल्के रंग में था उसके शरीर से निकल रहा था। उस स्टार बीस्ट शेर जो कि 10,000 रैंक का था, उसकी शक्ति भयानक थी। उसकी छाती में दर्द होना शुरू हो गया था। उसकी सांस तेज चल रही थी। उसको अपना बचकर निकलना मुश्किल लगने लगा था, मगर उसने अपनी सांसों पर काबू किया और अपने मन निश्चय करके उसने जंग लगी तलवार को अपने हौंद में निकालकर पकड़ लिया। उसके हौंद में लगा हुआ खून और उसके शरीर से गिरने वाला खून सारा का सारा उसकी तलवार पर गिरने लगा था। इस समय उसकी पोजीशन ऐसी थी, दोनों हाथों से तलवार का मुठ पकड़ रखा था और आगे की ओर झुका हुआ था। कमजोरी की वजह तलवार उसकी टांगों के बीच आ रही थी और वो अपनी गर्दन को उठाकर सामने आ रहे उन भयानक जानवरों को देखे जा रहा था। वो जानवर कुछ मील दूर नीचे उतर गए थे। वो वहीं पर रुक गए थे। इधर उसकी तलवार उसका खून जो जमीन पर गिरा था उसको भी सोख लिया था, और उसके जख्म भरने से पहले जो निकला था वो भी सोख चुकी थी, जिसके कारण एक अजीब सा ऑरा हर तरफ फैलने लगा था। और वो तलवार जो जंग खाई हुई थी एक तेज रोशनी के साथ चमक उठी, जिसकी चमक से सबकी आंखें बंद हो गईं एक बार को। तभी उसकी आत्मा में एक परछाई दिखाई दी और दिमाग में एक संदेश आया, जिसको देखकर वो खुद भी हैरान था। उसने उस हालत में ज़्यादा न सोचते हुए उसके साथ आत्मिक संबंध बना लिया और उसी के साथ वो तलवार उसके शरीर में ऊर्जा बन के अंदर चली गई, और जिसका परिणाम ये निकला कि उसको अपने शरीर में एकदम सभी शक्तियों में इजाफा होता हुआ दिखाई दिया था, जो बढ़ती ही जा रही थी। उसका पूरा शरीर सप्तरंगी रोशनी में नहाया हुआ लग रहा था। कुछ मिनट में उसका शरीर जब नॉर्मल हुआ तो उसके अंदर और बाहर दोनों ही रूप से शरीर में परिवर्तन महसूस किया था। उसका छाती का दर्द गायब हो चुका था और उसकी छाती पर बना हुआ ड्रैगन गॉड का निशान चमक रहा था। उसके शरीर में कुछ ही देर में बहुत परिवर्तन हो गए थे। उसके खून में उबाल आ गया था, जिसके कारण उसकी कुछ और शक्तियां भी जागृत हो गई थी। उसके इस बदले हुए रूप ने उन जानवरों में एक डर की लहर पैदा कर दी थी कुछ पलों के लिए, मगर मानव शरीर को खाने का लालच उनका नहीं गया था। शेर ने एक बार देखा और फिर उसके ऊपर हमला कर दिया। इस बार उसके मुंह से पीले रोशनी की एक बड़ी धारा जैसी किरण उसके हर मुंह से निकलकर उसकी तरफ बढ़ गई थी।
उसके सामने इस वक्त 10 विशाल रोशनी की बीम आ रही थी। उसने अपने नए कवच और डिवाइन बॉडी के अंतिम चरण को पार करने की शक्ति को देखने के लिए उस बीम को अपने शरीर से टकराने दिया, मगर वो शक्तिशाली ऊर्जा जो उसके मुंह से निकल कर आ रही थी हमला करने के लिए प्रलय के इस नए कवच से टकराकर उसके अंदर ही जाने लगी। शेर ने और शक्ति लगाई हमला करने के लिए उतनी ही रफ्तार में उसके शरीर का कवच ऊर्जा शक्ति को सोखने लगा था, जिसके कारण उसकी चमक और भी बढ़ती जा रही थी। काफ़ी देर के बाद उस स्टार बीस्ट को कमजोरी महसूस हुई तो उसने अपना हमला रोक दिया। मकड़ी और चींटी ने भी अपने कई मुंह से नीली और लाल ऊर्जा का हमला किया तो इस बार कवच के साथ उनकी शक्तियों को प्रलय का शरीर भी सोखने में लग गया था। अपने हमलों को विफल होता हुआ देखकर उन तीनों ने मिलकर एक साथ उसके ऊपर अपनी पूरी शक्ति से अन्य तत्वों के साथ उस पर हमला करना शुरू कर दिया था। प्रलय अपनी जगह से गायब हुआ और उसने अपनी तलवार के बारे में सोचा और वो उसके हाथों में आ गई। वो तेज गति से शेर पर हमला कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया था, जिसके कारण उसको पता भी नहीं चला कि कब वो शेर को बीच में से चीरकर कई मील आगे चला आया था। इधर शेर का आधा धड़ एक तरफ और आधा धड़ एक तरफ पड़ा हुआ था। उस तलवार की शक्ति को देखते हुए उसने उन दो जानवरों को भी मक्खन की तरह काट डाला था। उसने उनके शक्ति स्रोत को निकाल लिया और उनकी लाशों को अपनी अंगूठी में रख लिया था। उसकी 5-6 फुट की तलवार जिसके धार ही 7 रंगों की थी और उसके अंदर रंगों का मिश्रण भरा हुआ था। कहना मुश्किल था कितने रंग है। उसके ऊपर प्राचीन चिन्ह बने हुए थे और उसके मुठ पर एक सप्तरंग की मणि जुड़ी हुई थी। उसको नहीं पता था कि इस तलवार का रहस्य क्या है, मगर वो उसको अजय योद्धा होने का एहसास करा रही थी। प्रलय के उस शक्ति ग्रंथ के कौशल अपनी चरम सीमा स्तर को पार कर गए थे। उसके अंदर जो सुप्रीम ड्रैगन गॉड था वो देख पा रहा था। उसने अपनी आंखों को खोल लिया था। प्रलय ने उनको खत्म करके अपने पास रखने के बाद आसपास की जगह का निरीक्षण किया तो देखा कि जिस आखिरी पहाड़ से वो टकराया था उस टक्कर में आधा पहाड़ बीच से टूट गया था। वो देख पा रहा था कि उस टूटे पहाड़ की गुफानुमा जगह पर एक दरवाजा बना हुआ था। 29 दिव्य लोक शक्ति खजाना। प्रलय खड़ा हुआ उस जगह को देख पा रहा था। इस लड़ाई से लाखों मील दूर अन्य दैत्याकार जानवरों ने कंपन महसूस कर लिया था और वो सभी अपनी भयानक आभा के साथ उसी बर्फीली खाई की तरफ तीव्र गति से आ रहे थे। उसकी देखने की शक्ति 100 गुना बढ़ गई थी, जिसके कारण 1 करोड़ मील दायरे के क्षेत्र का निरीक्षण किया और जल्दी से उस पहाड़ की तरफ बढ़ गया। उसने जाकर देखा कि वो दरवाजा खुला हुआ था और उसकी पीठ पर आए हुए जख्मों का खून उस दरवाजे पर लगा हुआ था। इतने सारे जानवरों को देखकर वो पहले ही विचार बना चुका था। इस हालत में वो उन 3 जानवरों से बड़े और विशालकाय शरीर और उनकी रैंक का भी पता नहीं था। इस जगह पर रुकना एक बार खुद को मौत के मुंह में डालने जैसा था। जिस गति से वो आ रहे थे उनकी रफ्तार बहुत तेज थी, जिसके कारण उसने भागने का विचार त्याग दिया और वो उस दरवाजे में प्रवेश कर गया। उसके उस द्वार में प्रवेश करने के बाद वो द्वार भी गायब हो गया था। वो अंदर जाने के बाद 1 करोड़ों मील दूर तक फैले हुए भवन में प्रकट हुआ था। उसकी आंखों के सामने इस समय पवित्र दिव्य ऊर्जा बह रही थी हर तरफ। उसने अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय किया और देखा कि यह भवन जो अनंत जैसा दिखाई दे रहा था उसमें कई कमल थे जो अलग अलग रंगों के थे, जिनका आकार 4-5 पर्वत जितना था। वो देख रहा था सभी दिव्य कमल एक दूसरे से नीचे तने से जुड़े हुए थे। वो अपने पंखों से उड़ता हुआ आगे की तरफ जाना जारी रखा और आखिरी में बीच में वो हजारों रंगों से भरे हुए एक महाविशाल कमल जो सभी से 100 गुना बड़ा था उसके पास जा पहुंचा। उस बड़े विशाल कमल से उसके नीचे 7 रंगों वाले 100 कमल जुड़े हुए थे और उनके साथ उस जगह के अन्य सभी दिव्य कमल जुड़े हुए थे। सभी के बीच में बैठने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था। प्रलय ने सबसे बड़ा विशालकाय कमल को चुना और उस प्लेटफॉर्म पर साधना की मुद्रा में बैठकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया जो उसके हाथों से निकलकर उन पंखुड़ी से जा टकराई थी। उसने उनकी ऊर्जा शक्ति को अवशोषित करने के लिए अपनी साधना शुरू कर दी, मगर कमाल की बात यह हुई कि जब उस कमल की ऊर्जा शक्ति उसके शरीर के अंदर गई तो कुछ ही देर बाद उसकी अवशोषित होने वाली ऊर्जा धारा विशाल और विशाल होती चली गई थी। वो महसूस कर पा रहा था कि उसके अंदर तेजी से शक्तियां बढ़ रही थी, इसलिए उसने सभी विधियों को सक्रिय कर दिया और कमाल हो गया। उसने 1 घंटे में उस जगह पर मौजूद करोड़ों कमलों को अपने अंदर समा लिया था। जब उसके अंदर शक्ति ऊर्जा जाना बंद हो गई तो उसने अपनी आंखों को खोला और उस नज़ारे को देखकर खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाया। उसके सामने कोई कमल नहीं बचा था। उसके सामने एक दिव्य कमल ग्रंथ लिखा हुआ ग्रंथ तैर रहा था। उसने उस ग्रंथ को अपने हाथों में लिया और खोलकर पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसकी खुशी की सीमा नहीं रही। वो जिस काम को घंटों दिनों में करता था उसको वो उसकी मदद से कुछ पलों में कर सकता था। उसका मुख्य काम ही साधना की गति और सुरक्षा कवच निर्माण करने का था। उसने उसको पूर्ण अध्ययन करने के बाद उसको सक्रिय किया तो देखा 1 करोड़ों पंखुड़ी का रंगीन कमल उसके मणिपूरक चक्र के ऊपर जुड़ गया था। उसको अपने खून में और हर चीज में बदलाव महसूस हुआ। उसने कमल को देखकर खुशी के मारे अपनी आंखों को खोला और फिर अपने पीछे देखा और उड़ता हुआ दूसरे द्वार में प्रवेश कर गया, जिसमें उसको सामने 3 अंगूठी दिखाई दे रही थी। उसने उनको हासिल किया और अपना खून डालकर अपनी बना लिया था। उसने उनकी जगह पर रखे हुए तीनों ग्रंथों को उठाकर पढ़ लिया और उनको खत्म कर दिया जलाकर। वो ये जानकारी गलती से भी किसी को नहीं देना चाहता था।
तीसरे दरवाजे को पार करने के बाद उसको 100 खराब से भी अधिक अंडे के आकार की मणि दिखाई दे रही थी जो 2 पर्वतों जितनी बड़ी थी। उसने अपनी गति उड़ने की बनाए रखी और वो सबसे विशाल अंडा जो 100 पहाड़ों जितना बड़ा दिखाई दे रहा था, उसके नीचे निकलने वाले ऊर्जा धागे हर मणि को जोड़ने में कामयाब हो रहे थे। उस जगह उसके ऊपर बैठने और साधना करने के लिए एक छोटा सा स्थान बना हुआ था। उस जगह पर किसी दिव्य हजारों रंगों से नाग के चित्र बना रखा था जिसके अनंत फन को दिखाया गया था और उसके ऊपर होंठ की झाप का निशान बना हुआ था। प्रलय ने बिना देर किए अपने परम दिव्य साधना कमल को बाहर निकालकर अपने हिसाब से छोटा किया और उस पर बैठकर साधना की मुद्रा ली और अपने दोनों हाथों से अपनी आध्यात्मिक शक्ति, आत्मा शक्ति और मानसिक ऊर्जा शक्ति और आत्मज्ञान की शक्ति को उसके अंदर अपने हाथों से डालने लगा। उसका शरीर हल्का आगे की तरफ झुक गया था। उसके बाद उसने उस मणि को अवशोषित करने के लिए साधना शुरू कर दी थी। अब उसकी आंखों का रंग भी बदल गया था और वो ध्यान अवस्था में जाकर अपने शरीर से ऊर्जा शक्ति को निकालकर उसके साथ जोड़ दिया था और अब वो उसको अपने अंदर खींच रहा था, जिसके कारण उसके अंदर से अजीब हलचल हो रही थी। उसके रोम रोम में शक्तियों का तूफान भरता हुआ महसूस कर पा रहा था। उसका दिव्य खून भी तेजी से प्रक्रिया दे रहा था। उसने एक दिन का पूरा समय साधना करने के लिए लिया, तब जाकर उसकी ऊर्जा कड़ी टूटी। जब कड़ी टूटी तो उसने अपने आसपास देखा तो सारा क्षेत्र खाली था। वो जब उठा तो उसके हड्डियों के चटकने की आवाज़ें आ रही थीं जिनकी तरंग गूंज गई थी। उसने उस जगह पर हवा में प्रकट होता हुआ ग्रंथ देखा और उसको अपने हाथों में पकड़कर पढ़ने लगा। उसकी सारी जानकारी दिमाग में आने के बाद वो खुद ही खत्म हो गया जलकर। उसने उठकर चौथे दरवाजे की तरफ अपनी उड़ान भरी और कुछ ही पलों में जा पहुंचा। अपनी गति को देखकर वो खुद भी आश्चर्यचकित था। चौथे दरवाजे में उसको 3 विशाल पत्थरों की मणि मिली जिनके ऊपर अलग अलग प्रतीक बने हुए थे। एक पत्थर जो लाल रंग का था, लाल त्रिशूल और लाल रंग की आंख बनी हुई थी। दूसरे पर एक स्वर्ण चक्र बना हुआ था और तीसरे पर एक नागपुष्प बना हुआ था और उन तीनों के आगे कमंडल रखा हुआ था जिसमें जल भरा हुआ था, जिसको कई रंगों में उत्सर्जित हो रहा था। कभी 7 रंग तो कभी 100 तो कभी 1000 तो कभी लाख तो कभी करोड़ अणु बन रहे थे। उसने उस कमंडल को उठा लिया जो किसी बाल्टी से भी 50 गुना बड़ा था और उस दिव्य जल को पीने लगा। उसको पीते हुए मिनट घंटा दिन गुजरने लगे मगर वो बाल्टी खाली ही नहीं हो रही थी। उसको पीते हुए उसकी प्यास भी बढ़ती जा रही थी। 15 दिन के बाद उसका जल का स्तर कम होना शुरू हुआ और अगले 15 दिनों में उसने उस कमंडल को खाली कर दिया था। उसने बिना देर किए उन तीनों पत्थर मणि को अवशोषित करना शुरू किया, जिनको करने में अपने कमल के साथ उसको 3 महीनों का समय और लगा था। उसको फिर से एक शक्ति ग्रंथ की प्राप्ति हुई जिसको पढ़कर उसने उसका अभ्यास करना शुरू किया और 3 महीनों तक लगातार अपनी अंगूठी की दुनिया में अभ्यास करता रहा था। उसके बाद वो बाहर आया। उसको स्वर्ग के इमोर्टल बीस्ट के स्टार डायमंड क्रिस्टल का पूरा हाल भरा हुआ मिला था। उसने उन इमोर्टल क्रिस्टल को अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया और 3 महीनों का समय उसने उस हाल में लगा दिया था, जिसके कारण उसके माथे के बीच अब एक आंख की धुंधली छवि प्रकट हो रही थी और उसके सोचने से गायब हो रही थी। उसके बाद उसने आगे के भवन में प्रवेश किया और उसने 1 लाख पशु ज्वाल को प्राप्त किया। 7वें कमरे में उसको दिव्य ऊर्जा का खजाना मिला और 8वें कमरे में उसको दिव्य रोशनी का खजाना मिला था। उसके आगे के भवन में उसने काल अग्नि को प्राप्त किया और 10वें कमरे में उसने नरक अग्नि को प्राप्त किया था। ये सभी दिव्य अग्नि, रोशनी, ऊर्जा, काल अग्नि, पशु अग्नि सभी 1 लाख रंगों में थी, जिनके सबके अलग अलग शक्ति ग्रंथ थे जिनमें उनके प्रयोग की विधि और अन्य जानकारी लिखी हुई थी। उन ग्रंथों को लेकर वो अपनी भंडारण अंगूठी में चला गया था और उसके अंदर से 2 साल के बाद बाहर आया था। वास्तव में उन 3 अंगूठी में से एक परम दिव्य दुनिया बनी हुई थी जिसके अंदर साधना करने से साधक को अभूतपूर्व लाभ मिलता था। उस दुनिया में एक दिन की साधना 1 करोड़ वर्ष के बराबर थी। दूसरी उसकी अंगूठी एक अनंत जादुई उपकरण था जिसके अंदर असीम जगह थी। उसके अंदर वो अपनी नई दुनिया बसा सकता था, किसी भी चीज़ को रख सकता था। तीसरी अंगूठी उसकी किसी भी रखी गई चीज़ को अनंत बना देती थी। उसमें रखी गई वस्तु का कितना भी प्रयोग कर लो मगर उसकी मात्रा खत्म नहीं होगी। बाहर आने के बाद प्रलय अब हकीकत में प्रलय बन चुका था। उसने आखिरी पड़ाव को पार किया जिसमें उसने अजर अमर अविनाशी होने की साधना विधि और अविनाशी शरीर को पाने के प्राचीन त्रिदेव कौशल को आत्मसात किया। उसके बाद वो पार करता हुआ आखिरी में उसके बाहर निकला तो उसने अपने सामने बहता हुआ अमृत दिव्य सप्तरंगी नदी को देखा। वो उसमें प्रवेश कर गया और साधना करने लगा। उसने कुछ ही दिनों में उसको धारण कर लिया था। अब उसकी जगह हीर, मोती, स्वर्ण, आध्यात्मिक पत्थर जैसी चीजें पड़ी हुई थी जमीन पर। उसने उनको उठाकर अपनी स्टोरेज रिंग में डाल दिया था। उसके बाद उसको सामने पहाड़ी में एक दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया और वो उसमें प्रवेश कर गया था। और इस बार वो बाहर आने के बाद हैरान रह गया। चौथी कायरून बीस्ट वर्ल्ड में तबाही। प्रलय उस दरवाजे से उसी पहाड़ी बर्फीले क्षेत्र की घटी के बाहर हवा में प्रकट हुआ था। उसने अपनी नज़रों को घुमाकर चारों तरफ देखा और उस बर्फीले पहाड़ को देखा जिसके ऊपर दोबारा से बर्फ जम चुकी थी। उसके आगे बर्फ का एक और बड़ा टीला बन चुका था। इस समय उसकी हाइट 20 फुट की थी। उसके शरीर पर रंगीन कवच चढ़ा हुआ था। उसकी आंखें सप्तरंगी हो रखी थी और उनकी पुतली में 7 खांचे बने हुए थे जिसमें 7 रंग मिलकर चक्र जैसे बांटे हुए थे जो आपस में घुले मिले हुए देखे जा सकते थे। उसका शरीर भी इंद्रधनुषी आभा ले हुए थे। उसकी थोड़ी से नीचे रंगीन धारियां बनी हुई थी जो शरीर के अलग अंगों पर पैटर्न का निर्माण कर रही थी। उसके ऊपर उसका कवच चढ़ा हुआ था।
उसकी आंखों के आयाम में 7 तालाब हर आंख में बने हुए थे जो आपस में आयाम के अंदर ऊर्जा से जुड़े हुए थे। इसका मतलब था कि इनको मिलना था और प्रलय की वर्तमान शक्ति इतनी नहीं थी कि वो उनको मिला सके। इधर कायरून बीस्ट वर्ल्ड में उसको फंसे हुए 3 साल से ऊपर का समय हो चुका था, जिसके कारण लॉर्ड अभिजीत ने भी उसको मरा हुआ समझ लिया था। उन लोगों ने कई बार लोगों को भेजकर उसकी खोज करवाई थी, उसका कोई पता नहीं मिला था। इधर उन 4 लोगों को भी उसके मरने का अफसोस हो रहा था। उनकी जिंदगी तो बच गई थी मगर किसी और की मौत हो गई थी उनकी जगह पर। स्टॉर्स एकेडमी में सभी कुछ पहले की तरह चल रहा था। जब उनको इस बात की खबर मिली कि किसी ने बीस्ट वर्ल्ड को विस्फोट के साथ उड़ा दिया है, उसके अंदर कोई भी जानवर जिंदा नहीं बचा है, उसकी मिट्टी और धूल अंतरिक्ष में उड़ रही थी। उस धूल मिट्टी के अंदर से एक आकृति बाहर आए और फिर वो अपनी जगह से गायब हो गई थी। बहुत कम लोगों ने उसको देख पाया था। अन्य स्टॉर्स वर्ल्ड के लोग भी हैरान थे। उसके अंदर लाखों की संख्या में मेगा स्टार पावर बीस्ट थे। मेगा स्टार पावर बीस्ट लो लेवल रैंक का भी 1 लाख स्टॉर्स डायमंड पर होता था। जिसने भी यह काम किया था वो उसकी शक्ति और भयानकता को देख रहे थे। स्टॉर्स लॉर्ड में परेशानी का सबब बन गया था। इधर प्रलय पूरे एक लंबे अरसे के बाद अपनी साधना को कम करके दोबारा से स्टॉर्स एकेडमी के क्षेत्र में आ चुका था। वो हवा में ऊर्जा द्वार बनाकर बाहर निकला और एकेडमी के प्रवेश द्वार की तरफ जाने लगा। उसने अपना टोकन दिखाया और अंदर चला गया। लोगों को याद भी नहीं था कि कौन सा छात्र इतने दिनों से गायब है। वो अंदर आने के बाद बाहरी विभाग में गया जहां पर उसको मिशन देकर भेजा गया था। काउंटर पर बैठा हुआ आदमी उसको देखकर पहचान ही नहीं पाया। जब उसने अपना टोकन और मिशन डिटेल्स और उसने बीस्ट सोर्स जमा करवा कर पर्ची ली उससे, तब उसको पता चला कि यह तो बाहरी विभाग का लड़का प्रलय है जिसको लॉर्ड अभिजीत अब तक ढूंढ रहे थे। उनको कहीं न कहीं उम्मीद थी कि वो जिंदा भी हो सकता है। उस आदमी ने तुरंत सूचना अभिजीत और एकेडमी हेड को दी और उसके द्वारा जमा करवाया गया सामान की डिटेल्स उनको सौंप दी। किसी को भी यकीन नहीं हुआ। वो उस बात की पुष्टि करने के लिए खुद आ गए थे। जब उन लोगों ने हजारों की संख्या में हाई रैंक डायमंड शक्ति मणि को देखा तो उनका दिमाग ही हिल गया था। इधर प्रलय अपने सेक्टर में अलॉट किए गए रूम की तरफ चला गया था। जब लड़के और लड़कियों ने उसको देखा कि वो जिंदा वापस आ गया है और उसकी ताकत, हाइट, रंग, रूप सब कुछ बदला हुआ था। ये खबर कि वो जिंदा है और वो हाई रैंक मेगा बीस्ट और अन्य हाई रैंक बीस्ट के सोर्स जमा करवा चुका है, इतनी हिम्मत तो एकेडमी के आंतरिक विभाग के टॉप छात्रों की भी नहीं थी कि वो 50,000 रैंक से ऊपर के बीस्ट का सामना कर सके। उसके लिए मास्टर, एक्सपर्ट या फिर लॉर्ड्स की जरूरत पड़ती थी। इधर स्टॉर्स एकेडमी में हंगामा मचा हुआ था हर जगह पर और उधर प्रलय आने के बाद अपने रूम में आराम करने लगा था। उसने अपने शरीर और मन को आराम देने के लिए एक गहरी नींद ली और सो गया। अगली सुबह वो उठा तो सूरज निकल चुका था और स्टॉर्स एकेडमी में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। उसने अपने कमरे से ही जांच करी और पाया कि करोड़ों मील क्षेत्र में फैली हुई एकेडमी में लोग किसी आयोजन की तैयारी कर रहे थे। वो देख पा रहा था किसी सुरक्षा अधिकारी को उसके सेक्टर में उसके कमरे के बाहर तैनात किया गया था। वो अपनी जगह से उठा और फ्रेश होकर उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने वो शक्तियों और कवच से ढका हुआ आदमी आ गया और बोला, मास्टर प्रलय, आपको लॉर्ड अभिजीत और एकेडमी हेड ने बुलाया है। प्रलय को बड़ी हैरानी हुई। उसके नाम के आगे मास्टर लगाया जा चुका था। वो उस आदमी के साथ चलता हुआ एकेडमी के इनर सेक्टर की तरफ जाने लगा। वो लोग आउटर सेक्टर को पार करके पैदल चलते हुए इनर सेक्टर की तरफ आगे बढ़ रहे थे और उन दोनों को इनर सेक्टर और आउटर सेक्टर के स्टूडेंट्स आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहे थे। क्या ये वही लड़का है जिसको वो लोग भाव नहीं देते? उनमें से एक बोला, रुको रुको, तुमने देखा उसके अंदर से कितना मिस्टीरियस ऑरा निकल रहा है? मैं कुछ समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ। मैं तो इस लड़के से 2 चरण ऊपर हूँ और पहले भी था। लड़कियों में भी चर्चा होने लगी थी, देखो जरा कितना हैंडसम और हॉट लग रहा है, इसकी तो पूरी आइडेंटिटी ही बदल गई है। उस जगह जो स्टूडेंट्स देख रहे थे वो उसका शक्ति स्तर पता करने की कोशिश में लगे हुए थे। वो लोग जानना चाहते थे कि उसका लेवल अब कितना हुआ है। जो उन लोगों ने सुना था वो बहुत ही भयानक था। जल्दी ही वो लॉर्ड अभिजीत और एकेडमी हेड के पास आ गया। वो लोग भी आज उसके मिस्टीरियस ऑरा को देखकर हैरान रह गए थे। उसके द्वारा जमा किया हुआ सारा सामान उन लोगों के पास सामने ही रखा हुआ था। उसने झुककर लॉर्ड अभिजीत और एकेडमी हेड को प्रणाम किया और चुपचाप खड़ा हो गया। काफ़ी देर की खामोशी के बाद लॉर्ड अभिजीत ने उसका जमा किया हुआ सामान उसको वापस देते हुए कहा, इसको अपने पास रख लो। उसने हॉर्न घुमाते हुए तुरंत सामने से गायब कर दिया। काफ़ी देर के बाद एकेडमी हेड मास्टर त्रिशा ने कहा कि तुम्हारे अरेंजमेंट्स वॉरियर्स ग्रुप में कर दिया गया है। यह इनर और आउटर स्टूडेंट्स के बेस्ट फाइटर का ग्रुप है जो तुम्हें उस जगह की सभी फैसिलिटीज़ को प्रयोग करने का राइट देता है। तुम वापस भी सही टाइम पर आए हो। स्टॉर्स एकेडमी में होने वाली फाइटर कंपटीशन जो बेस्ट फाइटर डिसाइड करेगा एकेडमी का होने जा रहा है। इसमें इनर स्टूडेंट्स और आउटर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और फाइनल राउंड में विनर को अपनी रैंकिंग के लिए स्टार एकेडमी के टॉप सिलेक्टेड वॉरियर्स के साथ फाइट करनी होगी। लॉर्ड अभिजीत उसको अपने साथ लेकर जाते हैं अपने लिविंग पैराडाइज में और वो उस जगह पर बैठकर बातचीत करते हैं। लॉर्ड अभिजीत समझ पा रहे थे कि अब उनका स्टूडेंट उनसे बहुत आगे निकल चुका है। उनका सिक्स्थ सेंस उनको उसका डेंजरस होने का इशारा कर रहा था, मगर वो खुश भी थे। यह अब उन लोगों के मुंह पर करारा तमंचा होगा जो उनके फैसले को गलत बताने की बात करते थे।
कुछ दिनों के लिए वो लॉर्ड अभिजीत के पास ही रुका रहा। उसका नियम था दिन में एकेडमी और रात को खाना खाकर अपने कमरे में जाकर गेट बंद करके गायब हो जाना और सुबह वापस आ जाना कमरे में और फिर 2-3 घंटे सोना और फिर स्टॉर्स एकेडमी प्रैक्टिस ग्राउंड में चले जाना और उस जगह पर बेसिक स्किल का अभ्यास करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।